जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है। सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 7 हिस्ट्री यानी इतिहास का ये महासंग्राम, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं छांटने से पहले आप लोगों का जो सिलेबस है उसको भी मैंने देखा है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने देखा, जो इस बार बुक निकला हुआ है ना, किताब, उसको भी मैंने देखा, और इतना साल से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको भी मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, और ये सारा चीज़ों को तालमेल करते हुए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, और ये बिल्कुल महासंग्राम वीडियो, ये सभी क्वेश्चन का मैं आंसर भी कराने वाला हूँ। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा बच जाएगा जिसका मैं आंसर नहीं करा पाऊंगा इस वीडियो में, तो एक दो क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। लेकिन इसमें लगभग सारे क्वेश्चन को मैं डील करने वाला हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में हम डील करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का वर्णन करें। दूसरा है उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। अब ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही आएगा, हो सकता है ऐसे दे दे कि किन कारणों के वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी दे देगा, या तो किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, विकास हुआ। तो बस ये देखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही बोल रहा है, जन्म बोले, विकास बोले। ठीक है, तो उतना आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट, उग्रवादियों जिसको नरम दल कहा जाता है, ठीक है, के तरीके एवं प्रोग्राम का परीक्षण करें। या तो दे देगा नरम दल के तरीके एवं प्रोग्रामों का परीक्षण करें, या तो नरम पंथियों दे देगा। ठीक है, नरम पंथियों के तरीके एवं प्रोग्राम का परीक्षण करें, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। 5वां क्या है? स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो 1905 से 1942 तक हुआ था, ठीक है, के विकास का मूल्यांकन करें। और क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग आतंकवादी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो अगर आतंकवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखें ऐसा दे दे तो भी आंसर आपको क्या लिखना है दोस्तों? सेम ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है लखनऊ 1916 समझौता क्या है? लखनऊ समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907 की घटनाओं और परिणामों की विवेचना करना है, और सूरत अधिवेशन का महत्व और प्रभाव के बारे में भी आपको बताना है। और 9 नंबर क्वेश्चन है गृह शासन आंदोलन पर निबंध लिखें। या तो फिर गृह शासन आंदोलन के जगह में आपको दे देगा होम रूल आंदोलन क्या है, तो भी सेम है। अब यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चन क्यों बताया दोस्तों? ये जो 9 क्वेश्चन है ना, इसी से आपका 15 नंबर का भी पूछ लिया जाएगा, और इसी से आपका 5-5 नंबर का भी पूछा जाएगा। मैं चाहता तो 7 इंपॉर्टेंट दे देता 15-15 नंबर वाला, और 2 दे देता मैं 5-5 नंबर वाला, तो 9 तो ही हो जा रहा है। तो 9 मैंने टोटल क्वेश्चन दिया, इस 9 में से 15 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से पूछेगा। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों एक्स्ट्रा, बस ये 9 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, यहीं से 5 नंबर का, यहीं से 15 नंबर का पूछेगा, बाकी एक नंबर वाला मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक करके, जी हाँ दोस्तों, एक करके आंसर को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का वर्णन करें। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको पक्का पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% आएगा। और ये भी मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आएगा और आप लिख करके भी आओगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम, लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम कैसे होने लगा, और वो अंग्रेजों से लड़ने कैसे लगे। तो अंग्रेज हमारे भारतीय वासियों के ऊपर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे ना, इसीलिए तो हमारे भारत के लोगों के प्रति, जो देश के प्रति भारत के लोगों में वो क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग अन्याय कर रहे थे। तो कौन कौन सा ऐसा अंग्रेज लोग जो अन्याय कर रहे थे, वो कौन कौन सा ऐसा चीज था जिसके माध्यम से लोगों को गुस्सा उत्पन्न हुआ और उन लोगों ने लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया और अपने देश से और ज्यादा प्रेम करने लगा। ठीक है, तो वो चीज आपको बताना है यहाँ पे। पहला हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति प्रेम की भावना है। और आदमी जब प्रेम की भावना में डूबता है ना, यानी देश के प्रति प्रेम जब होता है ना, तो वो अगर थोड़ा भी गलत होगा ना तो तुरंत आंदोलन कर देगा। ठीक है, जो आम जनता में निहित होता है, ये किसी नेता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती, वो आम जनता में उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हमारे भारतवासियों के प्रति उत्पन्न हुआ था और अंग्रेजों के प्रति वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद का उदय हो शुरू हो गया। जैसे ही अंग्रेज लोग भारत में आए, अत्याचार करने लगे, वैसे ही धीरे धीरे भारत के लोगों को समझ में आने लगा और भारत के लोगों ने भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगा। भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्त प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। जो
भारत के वासी थे, भारत के लोग थे, वह आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज की जो सत्ता थी, अंग्रेज की जो राजपाट था ना, उसको खत्म करने के लिए एक लंबा सा संघर्ष चला भारतवासियों के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, आखिर लोगों के अंदर भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों लोग विवश हो गए आंदोलन करने पर, लोग क्यों विवश हो जाते हैं अंग्रेजों को यहाँ पे भगाने से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर देश की भावना उत्पन्न होती है, देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है कि हमारे ही देश में हमें ही लूटा जाएगा, और इस प्रकार से उन लोगों को देश से प्रेम होता है और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के निकाल देते हैं। तो भारत में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला, भारतीयों पर आर्थिक शोषण। भारतीयों पर आर्थिक शोषण हो रहा था। आर्थिक शोषण मतलब इन लोगों को कृषि, जो इन लोगों का इनकम का सोर्स था, कमाई का सोर्स था, कृषि, पशुपालन, ये सब चीज़ों पर शोषण हो रहा था अंग्रेजों के प्रति। तो इन लोगों से रहा नहीं गया और इन लोगों ने लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसी को बोला गया राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि इन लोगों ने एक अंग्रेजों की मुक्ति जंजीर से बाहर निकले। ठीक है, और क्या किया, ठीक है, और इस प्रकार से उन लोगों के अंदर क्या हुआ, भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। जंगल व भूमि का कानून, वो जंगल में जो किसान लोग काम करते थे, कुछ लोग खाते पीने की जो जड़ी बूटियां होता है वो लाते थे, भूमि में अपना वो फसल उपजाते थे, ये सब चीज़ों पर भी अत्याचार किया गया। रेल मोटर जैसा साधनों का विकास, अंग्रेज जो रेल और मोटर चलाए थे ना, उससे भारत के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में भूमिका निभाए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज तो अपने फायदा के लिए किए थे, लेकिन इससे भारत के लोगों को भी एक साथ इकट्ठा होने में, आंदोलन करने में भी मदद मिल रहा था। हालांकि ये सब चीज़ों को हम नीचे लिख रखे हैं। प्रेस की भूमिका, सामाजिक धार्मिक सुधार, जातीय भेदभाव, आधुनिक शिक्षा का ग्रहण, भुखमरी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, यहाँ पे कूलर लिखा गया, क्यूलर होगा। ठीक है, क्यूलर, ये नहीं होगा, का धला यू लारा, क्यूलर। ठीक है, ये आप लोग पीछे पढ़े होंगे। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस। ठीक है, तो फिर प्रेस एक्ट। कंपनियों की स्थापना, उसके भारतीयों को नौकरी ना मिलना, फिर उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस की आयु 21 से 19 कर देना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होना। ये 13 पॉइंट है। कम से कम आपको 10 पॉइंट तो जरूर याद आएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे सीरियल बाय लिखें वैसे आप भी लिखेंगे, आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, जो जो आपको याद आते जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लीजिए। भारतीयों पर आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण कैसे हुआ, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय है ना, वो अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए किया गया, ताकि अंग्रेजों को इन लोग चुनौती दे सके, उससे खिलाफ लड़ाई लड़ सके। क्योंकि अंग्रेजों के नीतियों से भारत के कृषि, जो अंग्रेज का नीति था ना, उन लोग जो नियम कानून बनाते था ना, उससे क्या हुआ पता, भारत के जो कृषि था, उद्योग था, कारोबार था, वो सब नष्ट होते जा रहे थे। उसका ऐसा ऐसा नियम ही आता था ना कि भारत के लोग ये सब चीज़ों को विकास नहीं कर पाते थे, इनका सारा चीज़ ठप होते जा रहा था, नष्ट होते जा रहा था। ठीक है, साथ ही गाँव की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। जो गाँव के लोग, किसान जो खेती पर निर्भर होते थे, पशुपालन पर निर्भर होते थे, वो सब का आत्मनिर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगा। उन लोग मतलब पैसा का सोर्स आने नहीं लगा। ठीक है, भूमि कर, भूमि कर मतलब जो टैक्स होता था जमीन से, जो अंग्रेज लोग लेते थे, वो जो कर है ना, अब जिसको लगान भी कहते हैं, वो राशि अधिक कर दिया गया, मतलब टैक्स बढ़ा करके अधिक कर दिया गया। ठीक है, और उनके ऊपर कुछ फसलों उपजाने के लिए जबरदस्ती जोर डाले जाते थे। और देखिए, जो अंग्रेजों को फसल में ज़्यादा फायदा मिलता था, वो भारतवासियों को जबरदस्ती फसल उपजाने के लिए बोलते थे, जबकि भारत लोगों को फायदा नहीं होता था अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों को बोलते थे कि तुम मेरे पास सस्ता में बेचो, हम महंगा में बेचेंगे, ऐसे करके। इन सभी कारणों से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि अंग्रेजों लोग इतना अत्याचार कर रहे थे। तो आर्थिक में आपको लिखना है जो इनकम का, व्यक्ति का इनकम का सोर्स होता था, जैसे पशुपालन, ठीक है, कृषि, ये सब चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा देखिए, जंगल व भूमि का कानून। अंग्रेज जंगल व भूमि का कानून बनाए थे। क्या कानून बनाए थे वो देखिए, जंगल कानून अधिकार पारित कर जो चारागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन ले गए। मतलब अंग्रेज लोग कानून बनाए थे। कानून किसके प्रति बनाए थे, जो भारत के लोग जंगलों में जानवर वगैरह का चराते थे, जिसको चारागाहों कहा गया। ठीक है, एंड जंगल की जो भूमि का उपयोग करके वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे कुछ उपजाने का काम करते थे। वो सब अधिकार भारत के लोगों से छीन लिया गया, अंग्रेज के लोग, है ना। भारत के वासियों का जितने सारा अधिकार था, जो जंगल में पशुपालन के काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, वो सारा छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तीसरा पॉइंट, रेल मोटर जैसे साधनों का विकास। ये जो रेल और मोटर जैसे साधन का जो विकास हुआ है ना, वो अंग्रेज लोग किए थे अपने लिए, लेकिन उससे भारत के लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। कैसे देखिए, रेल मोटर जैसे साधनों अंग्रेजों के लिए बनाए गए थे, लेकिन यह साधन भारतीयों को एक साथ
बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण एक सफल आंदोलन हो पाता था। देखिए, भारत के लोग क्या चाहते थे, एक आज़ाद देश चाहते थे, ठीक है, और आज़ाद देश के लिए एक आंदोलन करना पड़ता था, और आंदोलन के लिए एक साथ इकट्ठा होना पड़ता था। तो लोग एक साथ इकट्ठा कैसे होते थे, इन्हीं रेलों से बैठ करके जाते थे और एक साथ इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज अपने लिए चलाए थे, लेकिन इससे भारत के राष्ट्रवाद के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस की भूमिका। प्रेस मतलब जो अखबार वगैरह छपता है, तो उसमें छापा गया कि अंग्रेज भारत के प्रति मतलब इतना अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर लोगों ने धीरे धीरे पढ़ा तो उन लोगों को लगा कि सच में अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस भावना से भी उन लोगों को अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, और इस कारण से भी हमारा भारत देश राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ, ठीक है। तो प्रेस की भी भूमिका रहा। भारत के राष्ट्रवाद उदय में प्रेस ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्या शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षा ये प्रदान की जाती थी कि आपके साथ गलत हो रहा है, अंग्रेज ये नियम ला रहे हैं, वो नियम ला रहे हैं, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, ऐसे ऐसे करके लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता था, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों एवं कार्यों की वहियों की आलोचना किया गया। और इसकी वजह से जो लोग शिक्षित होते थे अखबारों के माध्यम से, इससे क्या होता था, उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होती थी और ये आलोचना करते थे। किसका आलोचना करते थे, अंग्रेजों का। अंग्रेज जो कानून बनाते थे ना, उसका आलोचना करते थे, उसका बुराई करते थे। जब न्यूज़पेपर में इन लोग पढ़ते थे, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि के समाचार मुख्य रूप से समाचार पत्रों में छपने लगे। और समाचार पत्र में क्या छापते थे, जो अंग्रेज लोगों का दुर्व्यवहार था, गलत व्यवहार था, वो लोग जो जो जाति भेदभाव से रिलेटेड जो नियम कानून लाते थे, सब चीज़ को अखबारों में छापा गया। इससे भारत के वासी जब पढ़ रहे थे तो उन लोगों को लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट है पांचवा, सामाजिक धार्मिक सुधार। यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था। तो कुछ लोग समझाने का प्रयास किए कि नहीं, हम लोग जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोगों को अभी अपने में नहीं लड़ना बल्कि अंग्रेजों के प्रति लड़ना है, ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार किया गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, जैसे अनेक विद्वानों ने भारतीय समाज में व्यापक रूढ़ियों को समाप्त कर एक सामाजिक रूप से भारतीयों को एक साथ करने का प्रयास किया। व्यापक रूढ़ियों मतलब जो गलत रूढ़ी था समाज को लेकर के, जाति धर्म को लेकर के, वो सब चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। कौन, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। और भारत के लोगों को एक साथ करने का प्रयास किया और भारतीय संस्कृति के गौरव को रोजगार किया, ठीक है, उजागर किया। क्या किया, भारत की संस्कृति को, यानी जो भारतीय की संस्कृति था, रीति रिवाज था, उसको जगाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इन सुधार के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और यही सभी चीज़ों के कारण से भारत के लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ा। और हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों के कारण से भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, जातीय भेदभाव। अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत के ऊपर जातीय भेदभाव करते थे। देखिए, ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेज की जातीय भेदभाव की नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भर गई। यानी जो ब्रिटिश सरकार, यानी जो अंग्रेज थे ना, वो सब जो जातीय के भेदभाव लाते थे ना, भारत में जो जाति के प्रति भेदभाव करते थे, इससे क्या हुआ ना कि अंग्रेजों के प्रति भारत लोगों के अंदर घृणा के भाव उत्पन्न होने लगा। मतलब इन लोगों को लगने लगा कि ये अंग्रेज कब यहाँ से चले जाएं, ठीक है। यह अधिकांश देखने में आता है कि रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेजी भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। मतलब एक ही डिब्बा में अगर अंग्रेजी लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे भारत लोगों को बैठने के लिए नहीं दिया जाता था कि तुम दूसरा जाति का, ऐसे करके तो भारत के लोगों को अपमानित लगता था। तो इन सभी कारणों की वजह से लग रहा था उन लोगों को कि हमारे देश में ऐसा व्यवस्था होगा। तो यही सब वजह है जिसके कारण से इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है। सातवां, आधुनिक शिक्षा का ग्रहण। अब धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था तो लोग धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे थे। अब शिक्षित होते जाएंगे तो और भी थोड़ा बुर्बक थोड़ी ना बनेंगे, और होशियार बनते जाएंगे, है ना। तो भारतीयों ने आधुनिक शिक्षा का ग्रहण किया, ठीक है। अंग्रेजों के प्रति आंदोलन के लिए शिक्षा ग्रहण करने के साथ मजबूती बनाए रखी। देखिए, उन लोगों ने क्या किया, आधुनिक शिक्षा का ग्रहण किया, यानी कि नए नए शिक्षों का ग्रहण किया और उसके साथ साथ अपना मजबूती भी बनाए रखें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अब नेक्स्ट आता है भूखमरी। उसी समय की बात है, लॉर्ड लिंटन, ब्रिटिश सरकार जो थी वो यहाँ पे हमारे भारत में शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ही अपने एक व्यक्ति जिसका नाम है लॉर्ड लिंटन को भारत भेजते हैं यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाने के लिए कि जाओ तुम चलाओ। तो लॉर्ड लिंटन जब भारत आए ना, उस समय भारत में भयानक अकाल आ गया था इसी के समय, जिसमें कई लोग भूख से मारे गए थे। और लॉर्ड लिंटन, लिटर लिखा गया जल्दी में, ठीक है, लॉर्ड लिंटन ने किसी भी प्रकार की भारतीयों को कोई सहायता प्रदान नहीं किया। भारत के लोग, कितने सारे लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से मदद नहीं किया और भारत के लोगों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये भी कारण है कि उसको उस टाइम मदद करना चाहिए
तो नहीं मदद किए। तो ये सब गलत की वजह से भारत के लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा था और उन लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम हो रहा था और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट हमारा वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर, यहाँ कूलर लिखा गया दोस्तों, वर्नाक्यूलर होगा, ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट। अब ये वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है? तो ये वर्नाक्यूलर एक्ट लाने वाले यही थे, लॉर्ड लिंटन। जब भारत ये आए थे शासन चलाने के लिए, जिस टाइम सूखा आया था उस टाइम ये क्या किए थे, लॉर्ड लिंटन ही ने वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस चलाए थे। किस लिए चलाए थे वो मैं आपको बता दूं। देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस पारित कर भारतीय भाषी भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगा गया था। देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस क्या था, ये लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था, इसलिए ताकि न्यूज़पेपर में, अखबार में हमारा बुराई ना छपे। अगर हमारा बुराई छपेगा तो भारत के लोग, सारे लोग पढ़ेंगे और हमारे ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, अखबार को ही बंद कर देते हैं। तो वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस में, प्रेस से नहीं पता चल रहा है, छापने वाला, ठीक है, तो उसमें बंद कर दिया गया कि कोई भी हिंदी भाषा, यानी कि भारतीय भाषा में जो हिंदी था उसमें कोई भी अखबार नहीं छापेंगे। अगर छापेंगे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अखबार छापने पर भी मना कर दिया गया। ना मेरा बुराई लोगों तक पहुंचेगा, ना वो लोग आंदोलन करेंगे, ये इनका मानना था। लेकिन अंग्रेजी में छपते थे क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे, तो अंग्रेजी में वो अपने भाषा में छपवाते थे, लेकिन हिंदी में छपवाने से वो मना करवाते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर क्या हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है कंपनियों की स्थापना। अब भारत के अंदर ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंपनी को बसा रहे थे। अपने तो आ ही थे, कंपनियों को भी ला रहे थे, और कंपनी में भी भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मिल रहा है अंग्रेजों को। तो ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो कंपनियों की स्थापना, तो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कंपनियों की स्थापना करने से भी भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाहर की कंपनी, तो हमारे भारत में लगाया जाएगा और वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब मान लो कि कंपनी वो लगा भी रहे हैं तो इन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। भारतीयों को नौकरी ना मिलना, भारत लोगों को नौकरी नहीं मिलता था। देखिए, प्रारंभ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्च और नीच महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त किया। मतलब वहाँ पे जो नियुक्त किया जाता था ना, वो उच्च और नीच पदों पर, भारतीयों को नीच पदों पर और जो अंग्रेज लोग थे उसको उच्च पदों पर नियुक्त करते थे कंपनी में काम करने के लिए। भारतीयों को उन पदों से वंचित किया गया। भारतीयों को केवल निम्न और साधारण पदों पर नियुक्त किया गया, मतलब जो नीचे जो छोटा मोटा काम था उस पर नियुक्त किया गया इन लोगों को। प्रारंभ में भारतीयों को यह विभेद अधिक नहीं खला, ठीक है, यानी कि प्रारंभ में लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा मोटा भी नौकरी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, इनकी संख्या में, जब अंग्रेजों की संख्या में वृद्धि होने लगा, जब भी देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति का नियुक्ति हो रहा है, जॉब मिल रहा था अंग्रेजों को, तब अब इन लोगों से रहा नहीं गया, ठीक है, और उनका असंतोष मात्र जागृत होने लगा। और भारत के लोग क्या होने लगा, असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी तो लोग पढ़े लिखे थे, तो उनको भी तो मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा था। शिक्षित वर्ग, जो भारत में शिक्षित वर्ग थे, ठीक है, शिक्षित वर्ग में बेकारी उत्पन्न हुई, जिसने असंतोष की ओर भी तीव्र कर दिया गया, ठीक है, यानी कि जो भारत के लोग शिक्षित थे उसमें भी और ज़्यादा ही गुस्सा उत्पन्न होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां, इंडियन सिविल सर्विस। जो हमारे भारत में आज भी सिविल सर्विस की परीक्षा होती है वो उन्हीं लोगों का देना है। उस टाइम क्या किया, जब इसका एग्जाम होता था और इसमें जब लोगों को नियुक्ति किया जाता था तो पहले उम्र था 21 वर्ष, और भारत के लोग जो थे अच्छे तो भारत के लोग जो ये सब एग्जाम में जाना चाहते थे तो उसका लगभग 21 वर्ष था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत में ऐसे कम ही लोग हैं 19 वर्ष के जो इस जॉब में आ सकते हैं, तो दिमाग से खेल करते थे। तो 21 वर्ष की जगह 19 वर्ष कर दिए, जो कि भारत के लोग एक भी कैपेबल नहीं हो पाते थे, और इसमें सिर्फ अंग्रेज लोग ही आते थे। इसके प्रति भी लोगों ने आवाज़ उठाए। तो सन 1876 ईस्वी में भारत मंत्री का एक घोषणा के अनुसार इंडियन सिविल सर्विस में सम्मिलित होने की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिसमें भारतीयों का इस परीक्षा में सम्मिलित होना लगभग असंभव ही हो गया था। अब ये लोग शामिल कैसे हो सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ और इन लोगों के अंदर देश प्रेमी यानी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर और लास्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और इसके वजह से भी भारत के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद की उदय में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व नव भारत में, यानी कि नए भारत में, यानी राष्ट्रवाद भारत में, राष्ट्रवाद जो हमारा उदय हुआ, भारत की जो उदय हुआ वो है हमारा नव राष्ट्र भारत, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व नव भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास था, जिसका परिणाम अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन के निर्माण में हुआ। मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुआ, इसके वजह से भारत के लोगों के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न हुआ, और ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका भी निभाए।
अतः निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि अतः उपरोक्त लिखी हुई पंक्तियों सानी जो ऊपर जितना सारा हम लोगों ने पंक्ति पढ़ा है उससे स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हो रहे शोषण के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी करके दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने इसको कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं लिख रखा है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए आपको हम ट्रिक देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम आपको बिना ट्रिक का याद करवा देंगे। एक बार देखोगे आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको मैं प्रयास करूंगा कि रात भर के अंदर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस जो जो आंसर हम करवा रहे हैं वो आप देख लो। देखो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। और जब इसकी स्थापना होगी तो इसके उद्देश्य का वर्णन करना है, यानी दो चीज बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, एक राजनीतिक दल का नाम है और ये 1885 ईस्वी में ही इसका जन्म हो चुका था, यानी 1885 ईस्वी में ही बना था, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो आखिर क्यों इस पार्टी को बनाया होगा, ठीक है। तो इस पार्टी को इसलिए बनाया गया था ना, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था। अब मान लो कि जिस प्रकार से एक छाता होता है ना, लोग क्या करते हैं, जब पानी गिरता है तो छाता के पास जाकर के सारे लोग क्या करते हैं, बचते हैं। और वो छाता क्या करता है, सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का काम करता है। सेम ऐसा ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं पार्टी में। निश्चित सी बात है, जो भी पार्टी होता है बहुत सारे लोग होते हैं। जब बहुत सारे लोग शामिल होंगे ना, तो क्या पता है, कोई भी काम करने में आसान हो जाएगा। और उस टाइम हमारा लड़ाई चल रहा था अंग्रेजों से, ठीक है। अंग्रेजों से किसी प्रकार से जीतना था, तो अंग्रेजों से जीतने के लिए सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। अब इकट्ठा कैसे होंगे लोग, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हम एक पार्टी बनाते हैं ना, तो उस पार्टी के अंतर्गत हम लोग क्या होंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे और मिल करके नियम कानून बनाएंगे और अंग्रेजों को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अंग्रेजों को हटाने के लिए ही एक कानून को बनाया गया था, ताकि सारे लोग मिल करके इकट्ठा हो करके हम लोग क्या कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें, ठीक है। साथ ही साथ अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे। आप सभी को पता है कि हम जो भारत था वो अंग्रेज का गुलाम था, ठीक है। तो ऐसे में ये कंडीशन ये भी बनता था कि अगर मान लो कि अंग्रेजों से हम लोगों को कुछ अगर कहना होता था, तो क्या सारे लोग अलग अलग कहने के लिए जाएंगे, नहीं। तो अंग्रेज भी बोलते थे कि तुम लोग एक पार्टी बनाओ और आप लोगों का मुद्दा क्या है पहले बैठ करके डिस्कशन कर लो, उसके बाद उस मुद्दा को मेरे पास लेकर के आओ। ये अंग्रेज भी बोलते थे कि आप लोग एक पार्टी बनाओ और आप लोगों का क्या मुद्दा है वो आप लोग एक जगह बैठ करके बात कर लो, उसके बाद उस मुद्दा को मेरे पास लेकर के आओ। एक का करके हम नहीं सुन पाएंगे। तो मतलब उस कंडीशन में उस समय एक पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, ठीक है। चलो इस एक का करके देखेंगे और फिर इसका उद्देश्य क्या है वो भी देखेंगे। चलो पहला देखते हैं हम लोग परिचय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संक्षेप में अगर हम सिंपल में कहें तो इसको कांग्रेस भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी बोल सकते हैं, बड़ा नाम भी बोल सकते हैं, और इसको सिंपल में छोटा शब्द में हम लोग संक्षेप में कांग्रेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कहीं कहीं कांग्रेस भी लिखा मिलेगा, इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारत एक प्रमुख राजनीतिक दल है। भारत का ये क्या है, एक प्रमुख राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये पार्टी है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है भारत का, जिसकी इसका स्थापना 28 दिसंबर 1855 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। यह दल भारत की आज़ादी की लड़ाई की मुख्य भूमिका निभाने वाला पहला राजनीतिक दल था। ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, एक ऐसा पहला दल था जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये पार्टी। आगे देखो, कांग्रेस मतलब वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने में नेतृत्व प्रदान किया है ना, यानी कांग्रेस ये जो पार्टी है ना, वो ब्रिटिश शासन से यानी ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद दिलाने में यहाँ भूमिका निभाए, क्योंकि लड़ाई लड़ते रहे और कहीं ना कहीं अमेरिका, ये जो ब्रिटेन है ना, उनको चोट पहुंचा है, क्योंकि सारे पार्टी में मिल करके लोग जा करके अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़े हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो शक्ति वो कमजोर हुआ। ऐसा नहीं कि भले हम लोगों को 1947 में जाकर आज़ादी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों का जो जड़ है ना वो हिला है। आगे देखो, देश के राजनीतिक विकास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आगे बात करते हैं, सरल शब्द में अगर कहा जाए तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये एक दल बोल सकते हैं इसको, राजनीतिक दल, इसको पार्टी बोल सकते हैं, इसको संगठन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस
दल के अंतर्गत बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस पार्टी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जो भी चीज़ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं संगठन, जहां लोग मिल करके रहते हैं एक साथ। ठीक है, तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने भारत को एकजुट किया, लोगों को एक साथ मिलाने का काम किया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी जो था वो लोगों को एक साथ मिलाने में यह भूमिका निभाए और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है, तो एक छोटा सा ये हमारा परिचय था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न परिस्थितियों में हुआ। ठीक है, डायरेक्टली नंबर 1 देना और आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो आप एग्जाम में चाहो तो एक लाइन भी छोड़ सकते हो या तो फिर आप 2 लाइन का भी गैपिंग कर सकते हो, है ना। पहला पॉइंट देखते हैं, आखिर क्यों, क्या जरूरी था उस टाइम इस पार्टी को बनाने का, आखिर क्यों जरूरत पड़ा। तो देखते हैं क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय दल के गठन की उम्मीद काफी समय से की जा रही थी, यानी बहुत पहले के टाइम से ये उम्मीद किया जा रहा था कि काश कोई एक पार्टी होता, काश कोई एक राजनीतिक दल होता जहां पर सारे लोग मिल करके बातें विचार करते हैं, इससे आज़ादी की लड़ाई लड़ना बहुत आसान हो जाता। ये बहुत पहले से लोग काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। क्योंकि देखो, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, तभी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये छतरी का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने आपको छाता का एग्जाम्पल दिया, सभी लोगों को एक छाता के नीचे लाना बहुत जरूरी था ताकि हम लड़ाई को क्या कर सकें, जीत सकें। ठीक है, इसीलिए इस पार्टी का निर्माण किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, आगे देखो, बहुत पहले से इन लोगों ने ये चीज़ को अनुमान लगा रहे थे कि एक पार्टी होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही थी। देखो अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे थे, धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि हाँ, हम लोगों को अब एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे इनके जो मन है ना वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी जो भारत के समाज है ना उसमें लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़ने लगा कि ब्रिटिशों को हमको यहाँ से खदेड़ के भेजाना है, यानी यहाँ से भेज देना है ना। तो भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागरूकता बढ़ गया और भारतीयों को एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस होने लगा। इन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार के खिलाफ, यानी जो ब्रिटिश सरकार अंग्रेज है उसके खिलाफ हम तभी लड़ाई लड़ पाएंगे जब हमारे पास एक मंच होगा, यानी मंच यानी कि कोई एक पार्टी होगा जहां पर हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बात कर पाएंगे। तो इन लोगों को महसूस होने लगा इस पार्टी का, और इसीलिए आगे जाकर के क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये लोगों को एक चीज चाहिए ही चाहिए, तभी एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे ना। तीसरा पॉइंट देखिए, तब के समय में, यानी जब ये महसूस होने लगा तब के समय में भारत के कुछ शिक्षित और प्रभावी अंग्रेज अधिकारियों ने सुझाव दिया कि भारतीय लोगों की समस्याओं के लिए एक समाज और राजनीतिक मंच होना चाहिए ताकि वे अपने मुद्दों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। देखो, जब अभी दूसरा पॉइंट में मैंने ये देखा कि लोगों को महसूस हो रहा है कि एक पार्टी होना चाहिए। ठीक है, अब उसी समय क्या होता, भारत के कुछ जो शिक्षित लोग थे, नेता लोग थे, उन्होंने भी ये चीज को महसूस किया कि बिल्कुल सही बात है कि ये वो पार्टी होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ जो अंग्रेज लोग थे ना, प्रभावी अंग्रेज लोग, जो प्रभावी अंग्रेज अधिकारी लोग थे ना, वो लोग भी चाहते थे कि भारत के लोग एक पार्टी बनाए। आखिर ये क्यों चाहते थे, इसलिए चाहते थे ना क्योंकि भारत के एक एक लोगों का समस्या अंग्रेज लोग कितना सुनेंगे। तो उनका कहना था कि आप लोग एक पार्टी बनाओ और सारे लोग मिल करके बात कर लो और आप लोगों का क्या पूरा समस्या है ना वो आप क्या करो मेरे पास लाओ। हालांकि इनके समस्या को सॉल्व वो नहीं करते थे, बस इनको फुसलाने का एक तरीका था। तो कुछ भारत के लोग भी और कुछ अंग्रेज के लोग भी कहते थे कि हाँ एक पार्टी होना चाहिए। ठीक है, और पार्टी इसलिए होना चाहिए ताकि कोई भी अगर समस्या हो तो उसके लिए समाज मतलब बातचीत, सारे लोग से तो अंग्रेज लोग बात नहीं कर पाएंगे, तो सारे लोग मिल करके आप लोग बात कर लीजिए और एक आदमी आकर के हमको बताइए कि क्या दिक्कत है ना। तो क्या होगा ना कि पार्टी बनाने से संवाद होगा, मतलब बातचीत होगा, राजनीतिक मंच भी हो जाएगा, यानी कि एक पार्टी भी बन जाएगा ताकि वो अपने समस्याओं को सुना सके, अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सके और बातचीत कर सके। संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत करना। पांचवा पॉइंट देखिए, जब ये चीज यहाँ पर हौसला मिल गया भारत के लोगों के द्वारा भी और अंग्रेजों के द्वारा भी कि पार्टी होना ही चाहिए, तो फाइनली जाकर के मुंबई में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया। जो कि कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया ना कि भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए। ये जो पार्टी था वो किसके लिए था, भारत के लोगों की रक्षा के लिए था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ के लिए बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ के हम लोग भिजा देंगे के, है ना, उसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था ये, और उसी के लिए ये पार्टी का निर्माण किया गया था। पार्टी निर्माण करने का दो मकसद था कि भारत के लोगों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकारों को यहाँ से भेजा देना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना।
आगे देखो, इस संगठन की स्थापना का एक अन्य कारण क्या था? देखो, भारतीयों के बीच एकजुटता लाना। यानी ये जो पार्टी था ना, इसका बनाने का एक और कारण था कि भारत के लोगों के बीच एकजुटता लाना, ठीक है, ताकि भारत के लोगों को हम एक साथ क्या कर सके, जोड़ सकें। ठीक है, भारत के लोगों को हम लोग क्या कर सके, एक साथ जोड़ सकें और विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर सके। मतलब ये जो पार्टी था ना, इसका बनाने का मकसद ये भी था कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट कर सकें और जितने भी प्रकार के समुदाय के लोग हैं, चाहे अलग अलग जाति धर्म के भी लोग क्यों ना हो, वो सभी को एक साथ मिला करके एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करें और अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। ये भी इस पार्टी का मेन मकसद था। आगे देखो, शुरुआत में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद के जरिए सुधार की मांग किया। देखो, जब ये पार्टी का निर्माण हुआ ना, तो शुरुआत में ये अंग्रेजों के साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं की। शुरुआत में इन्होंने संवाद के जरिए, संवाद मतलब बातचीत के जरिए इन्होंने सुधार करने की मांग की। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन जब वो लोगों ने नहीं मानने लगे, जब इनके बातों को नहीं मान रहे थे, तो धीरे धीरे यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला संगठन बन गया। जब इनके बातों को नहीं माना गया, तो धीरे धीरे ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक महा संग्राम, ये क्या बन गया, पार्टी बन गया, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ा जा रहा था, जब इनकी बातों को नहीं माना गया। अगर सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष और ब्रिटिश शासन में सुधार लाने के लिए हुई थी, है ना। यानी अगर सरल शब्दों में कहना तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना इसलिए किया गया था ताकि भारत के जो राजनीतिक अधिकार है ना, उसके लिए, क्योंकि लोगों को सही से अधिकार नहीं मिल पा रहा था, अंग्रेज इनके अधिकारों को छीन ले रहे थे, तो सही रूप में अधिकार पाने के लिए और ब्रिटिश शासन में सुधार लाने के लिए किया गया था। यानी भारत के लोगों को सही रूप से अधिकार मिले इसके लिए और ब्रिटिश शासन में सुधार लाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत गलत कर रही थी, तो उसमें सुधार लाने के लिए ये पार्टी को बनाया गया था, ताकि भारत एक स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र बन सके। सिंपल से आप ऐसे लिख सकते हैं, सरल शब्दों में अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेजों को, यानी ब्रिटिशों को यहाँ से भगाया जा सके और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था, देखिए, कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए किया गया था। इस पार्टी का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भारत के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके और ब्रिटिश सरकार से मुक्त किया जा सके, यानी कि उससे हम लोग आजाद हो सके, इसके लिए। दूसरा पॉइंट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे ना, वो इनका मेन उद्देश्य था कि समाज में जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको उत्थान किया जाए, उसको आगे बढ़ाने पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ा। यानी ये जो पार्टी है ना, ये जो दल है ना, वो महिलाओं के लिए, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं मिल रहा था, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, जिनकी जनसंख्या कम है ना, उनको हमेशा लोग चिढ़ाते रहते थे, तो जिनकी जनसंख्या कम है उसको बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़े। जैसे जैसे कांग्रेस को ताकत मिलता गया, वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी से शामिल होते गए। यानी जैसे जैसे ये मजबूत पार्टी मिलते गए, सारे लोग इसमें शामिल होते गए, वैसे वैसे ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी से शामिल हो गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब क्या? जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने तेजी से भाग लिया। कौन? कांग्रेस दल। ठीक है, भारत के विभिन्न हिस्सों में के लोगों को एक साथ लाना, जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करना। यानी कि इस पार्टी का उद्देश्य था कि अलग अलग हिस्सों से लोगों को एक साथ करना, एक साथ मिलाना, और जो जाति धर्म और क्षेत्र, ये सब जो भेदभाव है ना, इसको खत्म करना, कि हम इस जाति के हैं, हम उस धर्म के हैं, हमारा क्षेत्र ये है, आपका क्षेत्र ये है, ये सब जो भेदभाव था इसको खत्म करना और सारे लोगों को एक साथ लाना, इनका मेन उद्देश्य था। छठा देखिए, भारतवासियों को राजनीतिक रूप से जागरूक और शिक्षित करना और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाना। इस पार्टी का मेन मकसद था कि भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाए। राजनीतिक रूप से जागरूक का मतलब कैसे अंग्रेजों से लड़ना है, कौन सा राजनीतिक नीति बनाना है, कौन सा हम लोगों को कैसे सिस्टम बनाना, कैसे चलना है ना। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना, यानी कि उनको शिक्षित करना, ज्ञान देना और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाना, ना कि अपने में ही हम लोग लड़ने लगे, है ना। आपस में मिल के रहेंगे तभी अंग्रेजों से हम लोग लड़ाई लड़ सकेंगे।
सातवां है कि देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए काम करना इनका मेन उद्देश्य था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि लोगों के जो अधिकार है उसका रक्षा करना और स्वतंत्रता प्रदान करना, लोगों के बीच एकता कायम करके रखना। आठवां पॉइंट देखते हैं, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय बनाना और सरकार को सुझाव देना। इस पार्टी का उद्देश्य ये भी था कि जितने भी सारा यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर राय बनाना, यानी सारे लोग बैठ करके राय बना लेते थे और सरकार को सुझाव देते थे कि ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, यानी ये क्या राय बनाते थे, ठीक है, विचार करते थे और सरकार को सुझाव देते थे। नेक्स्ट है कि सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना, यानी इस पार्टी का उद्देश्य ये भी था कि जितने भी भारत में जितने भी अलग अलग प्रकार के वर्गों के लोग रहते थे, है ना, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, उस सभी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम जोड़ना और उन लोगों को बताना कि हमें देश को आज़ादी हम लोग करके ही रहेंगे, चाहे मरना क्यों ना पड़े। यानी देश के प्रति प्रेम की भावना को मजबूत किया गया और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया गया। जो समाज में बुराइयां था ना, उसको भी, जो छुआछूत की भावना था, आपस में जो लोग लड़ जाते थे, ये सब चीज़ों को सुधार किया गया। आखिर उन लोगों को महसूस हुआ कि जब तक हम लोग अच्छे से नहीं रहेंगे मिलके, तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। 10वां पॉइंट देखिए, भारतीय समाज की समस्याओं को समझना, उन्हें दूर करना और सभी लोगों को समान अवसर और न्याय देना। इस पार्टी का मेन मकसद ये था कि जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाए और उनको दूर किया जाए उस समस्या को, और सभी लोगों को एक जैसा अवसर दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए और सभी को एक जैसा न्याय दिया जाए। अंग्रेजों के शासन से देशों को आज़ाद कराना और भारत को विश्व में मजबूत और सम्मानित बनाना। देखो, इस पार्टी का उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेजों के शासन से देश को आज़ादी दिलाना, यानी अंग्रेजों से आज़ादी हो जाना और भारत को विश्व में मजबूत बनाना ताकि किसी का गुलाम ना रह सके, और भारत को एक सम्मानित बनाना ताकि लोग इनका इज्जत करें। ऐसा वो भारत को बनाना चाहते थे। तो ऐसा पॉसिबल कब होता? जब अंग्रेज यहाँ से चले जाते, जब ब्रिटिशों को यहाँ से भगा दिया जाता। तो ब्रिटिशों को भगाया कब जाएगा? जब यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के पार्टी से जुड़ेंगे तभी तो, है ना। अब आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भारत की आज़ादी के लिए, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, उसमें इन्होंने, ये जो पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो स्वतंत्रता हमें मिली है ना आज, उसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अगर निष्कर्ष के रूप में बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य देश के लोगों को एकजुट करना था, कि ताकि सारे देश के लोग एक साथ एकजुट हो जाए। राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना था, यानी लोगों को जागरूक करना था, जगाना था उन लोगों को, और अंततः भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराना था, जो गुलाम भारत बन चुका था। ठीक है, कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक मजबूती राष्ट्रीय संगठन की भूमिका निभाई, यानी एक बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा रहा और आंदोलन करते रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी काम किया। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उग्रवादियों, जिसको नरमपंथी भी के नाम से जाना जाता है, तो नरम दल के नाम से भी जाना जाता है, के तरीके प्रोग्राम का परीक्षण करें। तो इसका आंसर मैंने नहीं बनाया, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। देखिए कितना बेस्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, बिल्कुल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आज इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें, या 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसके कारणों का वर्णन करें। किसी भी तरीके से बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आ जाए या 1905 से आ जाए, तो आपको आंसर यही डालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, ये बात है हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में। पहला तो एक MCQ क्वेश्चन यहीं पर बन गया आपका। ठीक है, बंगाल को जो विभाजन करने वाले थे ना, उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो अंग्रेजों के हाथ में थे, ब्रिटिशों के हाथ में थे। तो ब्रिटिश से एक व्यक्ति आए थे यहाँ पे, भारत पे जो गुलाम बनाए थे, भारत पे जो राजपाट चला रहे थे, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटेन के थे और भारत में आए थे और भारत के लोगों पर अपना गुलाम बना करके क्या करते थे, अपना शासन व्यवस्था यहाँ पे चलाते थे। ठीक है, और ये लॉर्ड कर्जन ही बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। क्यों? ताकि यहाँ पे जब हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हमको भागना पड़ जाएगा, हमारे ऊपर आंदोलन कर देंगे, हमें मार देंगे। इस चीज़ का उसको डर था, इसलिए वो ऐसा दिमाग लगाया कि हिंदू को अलग कर दिया और मुस्लिम को अलग कर दिया। वही चीज़ है हमारा बंगाल का विभाजन, हिंदू को अलग कर दिया, हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग।
ताकि इनको लगा कि हम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, राजपाट कर सकते हैं। इसलिए लॉर्ड कर्जन ही व्यक्ति जो ब्रिटेन के थे, वही उस टाइम भारत में शासन कर रहे थे, ठीक है। और वही क्या किए, दो भागों में बांट दिए बंगाल के विभाजन को, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसको किसको रखा गया, एक पूर्वी बंगाल को ही रखा गया, पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल को ही रखा गया, और असम को, दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। पूर्वी बंगाल में जो थे पूर्वी बंगाल वाले लोग थे उसको पूर्वी बंगाल में रखा गया, और असम, ये दोनों को जोड़ दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, मुस्लिम की थी, यानी पूर्वी बंगाल किसका हो गया, मुस्लिम का। पश्चिम बंगाल में किसको रखा गया, बंगाल वालों को, यानी कि जो पूर्वी बंगाल में जो इधर बच गए थे ना, उसके बाद जो बच गए, यहाँ तो पूर्वी बंगाल के लोग थे, बाकी जो बच गए वो इसमें आ गए, इसलिए इसका नाम है सिर्फ बंगाल, यानी बंगाल के लोग थे इसमें, और उड़ीसा के लोग और बिहार के लोग, ये 3 जगह के लोग थे पश्चिमी बंगाल में। और इसमें हिंदुओं की संख्या अधिक था। कितना अच्छा से दिमाग लगाएं इधर वाले, ताकि हम इसमें और इसमें, ये जो जगह है ना पूर्वी बंगाल असम, ये ज़्यादा मुस्लिमों का क्षेत्र था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये ज़्यादा हिंदुओं का क्षेत्र था। तो हिंदुओं के लिए अलग कर दिया और बंगालों के लिए अलग कर दिया, मुस्लिमों के लिए, ठीक है। अब इन दोनों में बढ़ाने चढ़ाने का काम किया, फुट डालो राजनीति करो। फुट डालो मतलब उन लोगों को फंसाना है, उलझाना है, झूठ का बातों पर बझाना है, और उस तरह से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे और हम क्या करेंगे, वो दोनों को बांट देंगे और फिर राजपाट चलाएंगे। ये इनका उद्देश्य था। और ये झूठ में क्या बोलते थे कि हम इसलिए बांट रहे ना क्योंकि इतना बड़ा को ना हमको चलाने में दिक्कत होता है, इसलिए आप लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, आप लोगों के लिए मैं अच्छा सा काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं, बांट देते हैं ताकि हमको चलाने में आसान होगा। वो ऐसे भारत के वासियों को फुसला रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से भारत का विभाजन होता है। और जब भारत का विभाजन का कारण क्या है, सॉरी, बंगाल का विभाजन का कारण क्या था, तो बंगाल का विभाजन का कारण हम लोग देखेंगे और फिर इसका देखेंगे प्रभाव। कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो प्रशासन में कठिनाई, सबसे पहली बात तो जो वो आए थे, कौन आए थे, लॉर्ड कर्जन, उसको प्रशासन में चलाने में दिक्कत हो रहा था, उस शासन व्यवस्था को चलाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो बांटना को उचित समझे। दूसरा, धार्मिक विभाजन, अलग अलग धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम लोग भी चाहते थे कि हम लोग को अलग कर दिया जाए, ठीक है। मतलब जिसे भड़काने पर कोई भी इंसान कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो ये हो गया, उन लोगों को लग रहा था कि हाँ हम लोग के लिए अलग बन जाएगा क्षेत्र, ठीक है, फिर हम लोगों के लिए सब कुछ अपना रुतबा रहेगा। फिर आर्थिक कारण, कुछ आर्थिक कारण भी था, हम आगे देखेंगे। फुट डालना, राज करना, ये लोग क्या करते थे, फुट डालने का काम करते थे। अंग्रेज जो ब्रिटिश वाले आए थे, भारतवासियों को फुट डालते थे, राज करते थे, मतलब फंसाते थे इन लोगों को और अपना राज करते थे। सामाजिक अंतर, हिंदू मुस्लिम थे, कहीं ना कहीं सामाजिक अंतर तो बन ही रहा था दोनों में, और ये सामाजिक अंतर के कारण भी क्या हुआ, एक जाति का रहता तो थोड़ा सा मेंटेन हो सकता था, लेकिन अलग जाति धर्म था इन लोगों का, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, जब बंगाल का विभाजन हुआ इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति पकड़ लिया, आंदोलन पर आंदोलन किए, ये हम लोग को बुर्बक बनाया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन, भारत के मतलब जो विभाजन जब हो रहा था ना, तो बाहर के वस्तु जो आ रहे थे ना उसको बहिष्कार किया गया, क्योंकि बाहर के कोई भी वस्तु को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, अपने ही देश के वस्तु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन का अपनाया गया। सांप्रदायिक तनाव का मतलब होता है दोस्तों, जब इस तरह से बांट दिया गया तो हिंदू के लिए अलग हो गया, मुस्लिम के लिए अलग, तो सांप्रदायिक मतलब होता है बांट देना। तो यहाँ पे भी तनाव किसका बना हुआ था, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग तनाव बना हुआ था, सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था। सांस्कृतिक भाषा का पहचान, अब इन लोगों को सांस्कृतिक अपना भाषा का अलग पहचान हो गया। जैसे हिंदू के लिए अलग कर दिया तो उनका सांस्कृतिक भाषा का अलग पहचान हो गया, और हिंदू के लिए अलग कर दिया तो इसका सांस्कृतिक पहचान अलग हो गया, भाषा, है ना। प्रशासनिक सुधार, उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों को अपना प्रशासनिक में सुधार भी हुआ। उन लोगों को पहले जब एक साथ थे ना, तो उन लोगों को शासन व्यवस्था करने में दिक्कत होता था, ठीक है। लेकिन अब 2 भागों में बांट दिए, तब वो अपना शासन व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से कर पाते थे। कौन, जो बाहर से आए हुए थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब यही सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। पहला, बंगाल विभाजन के कारण और प्रभावों की विवेचना करें। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया। 20 जुलाई 1905 को बस आदेश जारी किया कि हाँ बंगाल को विभाजन करेंगे, लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। फिर 6 साल बाद इसे रद्द कर दिया गया, और जब फिर 6 साल बीत गया तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, इसको फिर खत्म कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन 2 हिस्सों में हुआ। पूर्वी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन थे, पूर्वी बंगाल वाले और असम वाले से मिलकर के बना हुआ था। इसमें मुस्लिम की संख्या अधिक थी, जो कि मैंने ऊपर चार्ट में बता दिया। पश्चिमी बंगाल में क्या था, बंगाल के लोग थे, उड़ीसा और बिहार, इससे मिलकर बना था। इसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थे। पश्चिम बंगाल वाले हिंदू ने इस विभाजन का विरोध किया, यानी कि पश्चिम बंगाल वाले जो हिंदू थे ना, हिंदू कभी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो जाए, वो चाहते थे हम लोग एक साथ रहें। कई सालों तक ब्रिटिश अधिकारियों ने शिकायत की कि देश के विशाल आकार के कारण इसे प्रभावी ढंग से
प्रबंधित करना मुश्किल हो गया। मतलब कई सालों तक जो ब्रिटिश के अधिकारी लोग थे ना, यानी जो ब्रिटिश से यहाँ पे आते थे ना भारत, यानी क्या करने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तो एक व्यक्ति आते थे, फिर जाके वहाँ की ब्रिटिश सरकार को बोलते थे कि वहाँ पे शासन व्यवस्था में चलाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बांट दिया जाए तो हम लोगों को चलाने में आसान हो जाएगा। फिर ब्रिटेन के दूसरे लोग आते थे, मतलब इस तरह से बहुत लोग यहाँ पे शासन करने के लिए आए हैं, ठीक है। और वहाँ के सरकार से जाके बोलते थे कि वहाँ पे चलाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए भारत को 2-3 भागों में बांट दो, फिर चलाने में उन लोग को मजा आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया इसका। नेक्स्ट ये कर्जन जो बाहर से आए थे, ठीक है। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद क्षेत्र में काफी राजनीतिक उथल पुथल मच गई। जब ये बोल दिए कि हम विभाजन करेंगे तो राजनीतिक मोर्च में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई कि हमारे देश में आकर के हमें ये अलग कर दिया जाएगा। इतिहास में से बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा था उस टाइम, ठीक है। अगर बंग भंग आंदोलन आ जाए, बंग भंग बोल क्या है, तो ये यही लिखना है, बंगाल का विभाजन ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। प्रांत को नस्लीय आधार पर विभाजित करने के इस प्रयास की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निंदा की थी। यहाँ तक है। उसके बाद ये अलग स्टेप है, ठीक है, उसके साथ नहीं जोड़िएगा। प्रांतीय को नस्लीय आधार पर, यानी कि नस्ल के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और ये जो बांट दिया गया ना, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी ये थे ना, ये बहुत ज़्यादा निंदा किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ये गलत हुआ है। आगे देखिए, कई बंगाली मुस्लिम मानों ने इस फैसले का समर्थन किया। जो बंगाल वाले मुस्लिम लोग थे ना, ये इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे एक नए प्रांत में बहुसंख्यक बन जाएं तो इससे उनके शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों में सुधार होगा। मतलब उनका मानना था मुस्लिमों का कि अगर हम लोगों के लिए अलग क्षेत्र बन जाएगा ना, तो हम लोग का विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग का सुधार हो जाएगा। तो वो ऐसा चाहते थे। नेक्स्ट है कि इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य दो आबादियों के बीच संबंधों को खत्म करना था और राष्ट्रीय भावना को खत्म करना था और एकता को तोड़ना था। एक्चुअल में ब्रिटेन से जो लोग आए हुए थे ना यहाँ पे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ का बांट करके बढ़िया से शासन व्यवस्था चलाएंगे। वो उसके मन में ये नहीं था, उसके मन में ये था कि इन लोगों को कैसे हम बांट दें, इनके बीच का जो एकता है उसको कैसे खत्म कर दें, राष्ट्रवादी भावना कैसे तोड़ दें, इनकी एकता को तोड़ना, ताकि हमारे ऊपर वो लोग कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। नहीं तो अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा करेंगे ये लोग, है ना। इसलिए लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि इन लोगों को अलग कर दें, अलग रहेगा तो फिर हम लोग मेरे पास लड़ाई झगड़ा करने के लिए सो नहीं आएंगे, इनका ये कहना था। अब बंगाल विभाजन का कारण देखेंगे तो इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, प्रशासनिक कठिनाई। उन लोगों को भी तो कठिनाई में होता था ना चलाने में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ था तो संभालने में दिक्कत होता था। तो इन लोग चाहते थे कि सभी को अलग कर देंगे, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, तो इससे चलाने में हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। इस विभाजन के पीछे एक और कारण था कि बंगाल का एक बड़ा और आबादी वाला प्रांत था, यानी बंगाल जो था एक बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र था जिसका प्रबंधन बहुत मुश्किल था, यानी संभालना बहुत मुश्किल था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इसे दो भागों में बांटने हैं। देखो, जो बाहर से आए थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा, देखो ब्रिटिश सरकार भेजे थे लॉर्ड कर्जन को भारत को संभालने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसको दो भागों में बांट दिया जाए ताकि हमको चलाने में आसान हो जाएगा। धार्मिक विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच बहुत ही बड़ा जातीय और भाषाई का विभाजन हुआ। कहा गया कि भारत में जो हिंदू का अलग धर्म है, भाषा है, मुस्लिम का अलग है, तो अलग बांट दिया जाए। पूर्वी बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम आबादी था, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुत ज्यादा लोग थे। इस वजह से दोनों समूहों के बीच दुश्मनी के कारण कभी कभी झड़पें होती थी। मतलब कभी कभी लोग आपस में झड़प जाते थे, क्योंकि जब आपके मन में लगेगा ना कि ये मेरा क्षेत्र है, वो आपका क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं झड़प की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक कारण। अंग्रेजों को लगा कि बंगाल की पूर्वी क्षेत्र अधिक रूप से पिछड़ा हुआ। देखिए अब दिमाग कैसे खेल रहे हैं ये लोग, मतलब कि हम दूसरों को पैसा लेकर के दूसरों को ही मदद कर रहे हैं। सोचिए, तो अंग्रेजों ने लगा कि बंगाल की जो पूर्वी क्षेत्र अधिक रूप से पिछड़ा हुआ था, जो देखिए दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी में और एक पश्चिमी में, तो पूर्वी क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था और इससे अधिक समृद्धि पश्चिमी क्षेत्र से अलग करने से इसे तेजी से विकसित करने में मदद मिलेगी। इनको ये लगा कि जो पूर्वी क्षेत्र वो पिछड़ा हुआ है और पश्चिमी क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे है, तो पश्चिमी क्षेत्र से मदद लेकर के पूर्वी क्षेत्र वालों को मदद करेंगे तो एक तरफ से मेरा नाम भी हो जाएगा, है ना। उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए असम के संसाधनों का उपयोग किया। कहाँ का संसाधनों का उपयोग किया? असम के संसाधनों का उपयोग किया, ठीक है। यानी कि ये देखिए पूर्वी बंगाल में ही पड़ता था असम, ठीक है, तो मतलब पूरा पूर्वी बंगाल का मदद करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ असम के एक जगह का संसाधन का प्रयोग करते थे। सोचिए, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या करते थे, आर्थिक कारण, आर्थिक मतलब तो पैसों से रिलेटेड, ठीक है, कैसे उसको विकास किया जाए, आर्थिक विकास कैसे हो। नेक्स्ट है फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। ये फूट डालते थे, राज करते थे, मतलब उलझाते थे। जैसे हम लोग नहीं किसी को फंसा देते हैं झूठ बोल करके कि आपके बारे में वो ये बोल रहा था, तो आपस में लड़ जाते थे, वैसे ये फूट डालो राज करो नीति करते थे। हिंदू और मुस्लिम को आपस में फूट डालने का काम करते थे। वास्तव में विभाजन अंग्रेजों द्वारा हिंदू
को मुस्लिम से विभाजित करके बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। मतलब इनके द्वारा जानबूझ करके किया गया प्रयास है। ये फुट डालते थे और राज करते थे। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, अलग हो जाए, इसलिए वो फुट डालते थे और राज करते थे। सामाजिक अंतर, अब देखिए ये दोनों में सामाजिक अंतर भी तो था। चाह करके अगर थोड़ा सा अगर समझदारी होता तो ये लोग अलग नहीं होते, लेकिन सामाजिक भी अंतर था इन लोगों में ना। हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग है। अब इन लोगों के मन में भी चल रहा था कि हाँ हम हिंदू से क्यों ना अलग हो जाए, हमारा रीति रिवाज अलग है। उदाहरण के लिए हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी जबकि मुसलमानों में नहीं थी। हिंदुओं में एक जाति व्यवस्था थी जबकि मुसलमानों में और भी कोई जाति व्यवस्था उसमें नहीं था। तो कहीं ना कहीं सामाजिक अंतर की वजह से भी क्या हुआ, अलग होना पड़ा इन लोगों को। अब देखते हैं बंगाल में विभाजन का परिणाम। जब विभाजन हो गया तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति पकड़ लिया। उन लोगों का मानना था कि हमारे देश में हमें ही अलग करोगे। बंगाल के विभाजन ने भारत में बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको जन्म दिया, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म होने लगा। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों एकजुट हुए और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रदर्शन किया। इसीलिए तो 6 साल में फिर खत्म हो गया ये। अब हिंदू और मुस्लिम लोगों को समझ में आने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया, मिल करके राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा कर दिए। स्वदेशी आंदोलन, इसमें क्या हुआ वो देखिए। बंगाल के विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन भी हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। जो ब्रिटेन से वस्तु आता था ना, वो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, जितने भी सारा उधर से बन के वस्तु आएगा कुछ भी हम लोगों को खरीदना नहीं है। भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, यानी कि जो भारत में वस्तु बन रहा है उसी को बढ़ावा देना, वही हम लोग खरीदेंगे। इस आंदोलन ने स्वदेशी उत्पादनों के उपयोग में वृद्धि देखी। यानी स्वदेशी मतलब क्या, जो अपने ही देश में वस्तु बन रही हो उसी का प्रयोग करना, और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जब भारत की ही वस्तु हम लोग खरीदेंगे तो भारत के आर्थिक विकास होगा, है ना, ये भारत में ही पैसा रहेगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिक तनाव। हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक तनाव बन गया। जब ये दोनों में बढ़ गया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, तो इन दोनों में हमेशा तनाव बना रहता था। सांप्रदायिक तनाव मतलब जैसे अलग हो जाना। तो बंगाल के विभाजन ने क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और भाषाई पहचान। अब जब अलग हो गया तो उसका संस्कृति और भाषा अलग पहचान हो गया, इसका पहचान अलग हो गया। बंगाल के विभाजन ने बंगालियों के बीच एक नई पहचान बनाई, जिन्होंने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की एक मजबूत भावना विकसित की। अगर हम अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं और मेरे 10 लोग अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, उसको हम अलग एक क्षेत्र हमको मिल जाएगा तो हमारा भाषा अलग हो जाएगा, है ना, एक तरह से। तो वैसे उन लोगों का भी भाषा और संस्कृति रीति रिवाज सब क्या हो गया, अलग हो गया। प्रशासनिक सुधार। अब बंगाल के विभाजन के कारण भारत में प्रशासनिक सुधार हुए, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो प्रशासनिक सुधार भी हुआ, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग सुधार हुआ और हिंदुओं के लिए अलग सुधार हुआ। और राजपाट करने वाले कौन थे, तो राजपाट करने वाले थे हमारा लॉर्ड कर्जन। अभी की नज़र में आता है तो हम लोग उसको कोट करके मारते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि कहाँ से उसको हम लोग पकड़ करके लाएं और धोएं एकदम बढ़िया से उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। यहाँ दोस्तों हर क्वेश्चन की जैसा आज भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ट्रिक, ठीक है, ताकि पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, हम आपको बताते हैं, पूरा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले पता है कि ब्रिटेन के जो सरकार थे वो एक व्यक्ति को भारत भेजे थे शासन करने के लिए, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये जो थे वो ब्रिटेन के व्यक्ति थे, ठीक है, और इसको भेजा गया था भारत। ये जो लॉर्ड कर्जन थे ये ब्रिटेन से आए हुए थे, कहाँ पे, भारत में। किस लिए आए थे, तो भारत पर ये अपना राजपाट चला रहे थे, ठीक है। तो इसलिए लॉर्ड कर्जन को भारत में भेजा गया था और ये शासन व्यवस्था यहाँ पे चला रहे थे, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन को डर लगने लगा कि कहीं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिल करके हमारे ऊपर हमला ना कर दें, क्यों ना हम हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दें। तो इसी के माध्यम से, यानी हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को विभाजन कर दिया। यानी जो भारत में जो बंगाल था उसको 2 भागों में बांट दिया, एक हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग। क्यों ऐसा, इसलिए ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएंगे ना तो वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड जो कर्जन थे वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। कहाँ पे आए थे, भारत आए थे। भारत में वो शासन करने के लिए आए थे, ठीक है, अपना राजपाट चलाने के लिए आए थे। अब उनको जब डर लगने लगा कि कहीं ये लोग एक साथ मिल ना जाए, एकता ना हो जाए, ठीक है, फिर हमें नुकसान होगा, इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दें। तो
हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया, यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, एक हिंदुओं का और एक मुस्लिमों का, कि जब इन लोग अलग अलग हो जाएंगे तो एक साथ फिर नहीं हो पाएंगे और हम ज़्यादा दिन तक शासन करेंगे। ठीक है, तो पहले लॉर्ड कर्जन भारत आए, फिर बंगाल का विभाजन कर दिए। अब जब कुछ समय बीत गया तो भारत के लोगों को समझ में आने लगा, ठीक है, कि ये जो लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटेन से आए हुए हैं वो हमारे ऊपर तो शासन कर ही रहे हैं, ऊपर से हम लोगों को अलग अलग क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर दे रहे हैं। हम लोग एक ही व्यक्ति हैं और हम लोगों को क्या कर दिया जा रहा है, बेघर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब इन लोगों का अंदर जब क्या होने लगा, समझ आने लगा ना, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया भारत के लोगों ने। अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या, देखिए ब्रिटेन से जितना सारा वस्तु बनता था ना, वहाँ का सरकार भारत भेज देते थे कि भारत के लोग खरीदेंगे, इससे ब्रिटेन का सरकार को क्या होता था, फायदा होता था, और ऊंची कीमत में भारत के लोगों से क्या करते थे, खरीदवाते थे। तो भारत के लोगों का ये कहना था कि ब्रिटेन के लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार करेंगे और हम उनका वस्तु को खरीदेंगे, अब हम बाहर का एक भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, बहिष्कार करो, बहिष्कार मतलब रोक दो, नहीं खरीदना हम लोगों को, और हम लोग अपने ही देश के वस्तु को खरीदेंगे, इससे पैसा हमारे ही देश में रहेगा और हमारे ही देश को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो वही स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने ही देश की वस्तुओं को अपनाना और दूसरे देश की वस्तुओं को अपनाना नहीं है, बहिष्कार करो उन लोगों को। ठीक है, और बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था और स्वदेशी आंदोलन जो था वो भी 1905 से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई भी आंदोलन होता है ना तो उसका कारण और प्रभाव निश्चित होता है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का भी क्या हुआ, कारण हुआ, महत्व भी होता है। ठीक है, बट हर चीज़ों के लिए महत्व उचित नहीं लगता है। ठीक है, बट हर एक आंदोलन के लिए कारण और प्रभाव जरूर होता है, उसका महत्व भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आता है कारण और प्रभाव पे। तो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण है ना, वो कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन, ये आंदोलन होने का कारण क्या था, वस्तु को लेकर के, कि हम लोग उनका कोई भी एक वस्तु को खरीदेंगे नहीं, वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद इसका हम लोग महत्व को देखेंगे, महत्व क्या रहा, बहुत ही अच्छा महत्व रहा, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस आंदोलन में इनका जीत भी हुआ, अंग्रेजों का नींव हिल गया, अंग्रेज लोग डरने लगे। इसका प्रभाव क्या रहा, प्रभाव जो इसका प्रभाव है बहुत सारा है, यानी कि बहुत सारा इसका प्रभाव है जो कि हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चार्ट बस याद रखना है। देखिए, चाहे स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें आ जाए, चाहे स्वदेशी आंदोलन का कारण, महत्व और प्रभाव की वर्णन करें, तो कोई भी स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आ जाए। देखिए, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का, है ना, स्वदेशी का अर्थ क्या है, अपने देश का। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तुओं को अपनाना और दूसरे देश की वस्तुओं को बहिष्कार करना था। इसका मेन मकसद क्या था स्वदेशी आंदोलन का, कि अपने ही देश का जो वस्तु है ना उसको क्या कर लेना, अपना लेना, और जो दूसरे देश की वस्तु है ना उसको क्या कर देना, बहिष्कार कर देना, हम लोग उसको नहीं खरीदेंगे, ना उसको अपनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तब तो इन लोगों को समझ में आएगा ना। अर्थात ब्रिटेन में बने हुए वस्तुओं का प्रयोग ना करना, है ना करके भारत में बने वस्तुओं का प्रयोग करना और ब्रिटेन के वस्तुओं को बहिष्कार करना, मतलब जो ब्रिटेन में वस्तु बनता था उसका हम लोग का प्रयोग नहीं करना है, उसको बहिष्कार करना है, उसको बाहर ही रहने देना है, यहाँ नहीं आने देना है, और हम लोगों को अपने देश की वस्तुओं को खरीदना है। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में हुआ था। ठीक है, और जो 1908 तक चला, 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था और 1908 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन व सफल आंदोलन रहा। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, उस टाइम हमारा देश स्वतंत्र भी होने वाला था, स्वतंत्रता चाहते थे। अब ये लोग जो आंदोलन किया ना, इससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर डर होते गया, धीरे धीरे डर होते गया और फाइनली 1947 में जाकर के क्या कर लिया, उन लोगों ने छोड़ करके चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और ये सफल आंदोलन रहा, इसमें हार नहीं हुआ इन लोगों का। अब आगे देखिए, शुरुआती बंगाली राज्य में हुई थी। ठीक है, यानी कि जो इसका शुरुआत हुआ था वो बंगाली राज्य में हुआ था। क्यों? क्योंकि बंगाल में ही तो विभाजन हुआ था ना, जो लॉर्ड कर्जन आए थे ब्रिटेन से, वो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, तो इसकी जो शुरुआत हो बंगाली राज्यों में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन करने के बाद, जो लॉर्ड कर्जन था वो ब्रिटिश से ही आए थे ना, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन करने के बाद इस आंदोलन ने गति पकड़ लिया। मतलब जब अलग अलग विभाजन कर दिया गया, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, तो ये जो आंदोलन वह और तेजी बढ़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, एक प्रमुख भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, यानी भारत के एक महत्वपूर्ण नेता कौन, बाल गंगाधर तिलक। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी मतलब कि हम अपने ही देश की वस्तुओं को अपनाएंगे, और बहिष्कार मतलब बाहर के देश की वस्तुओं को अपनाएंगे नहीं, उसको बहिष्कार किया जाए। और इस आंदोलन को बढ़ावा दिए और इसमें इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का कारण। तो इसका कारण क्या था कि बाहर की वस्तुओं को हम नहीं अपनाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था कि बंगाल का विभाजन था, यानी मेन इनका कारण था कि बंगाल के विभाजन, क्योंकि बंगाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इन लोगों के मन में क्या हुआ, गुस्सा पनपा, जिससे लॉर्ड कर्जन ने, जो ब्रिटेन से आए थे, 1905 में राजनीतिक विरोध को नष्ट करने के लिए किया था। ठीक है, यानी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन कर दिया, यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। क्यों, राजनीतिक विरोध को नष्ट करने के लिए। जो लोग विरोध करते थे ना, हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों को, ताकि वो लोग विरोध ना कर पाए, है ना। इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाल की शक्तियों को कम करना और हिंदू मुसलमानों को में फुट डालना था। ठीक है, यानी इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों का मन में क्या था पता है, कि बंगाल का शक्ति को हम कम करेंगे, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा एरिया है, तो उसको हम कम करेंगे ताकि ये लोग हिंदू मुस्लिम कभी हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, है ना। और हिंदू मुसलमानों में फुट डालने चाहते थे ये सब, हिंदू मुसलमानों में ये सब क्या चाहते थे कि हम किसी तरीके से फुट डालें और अपना राज करें। इस विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। अब जब हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बंटवारा कर दिया गया, तो इसी के कारण, इसी को विरोध में आकर के बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कि हम किसी प्रकार से विदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे नहीं, ये इसका कारण है। ठीक है, अब आते हैं इसका महत्व। तो स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित महत्व रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं और छात्रों, कई लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मतलब इस आंदोलन में महिलाएं लोग भी भाग लिए, छात्र लोग भी भाग लिए, और भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, इस आंदोलन में भाग लिए। नेक्स्ट है कि इस आंदोलन में शहरी लोग, ग्रामीण की स्त्री, महिलाएं सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इस आंदोलन में बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, कि बाहर की एक भी वस्तु हम लोग नहीं लेंगे। इससे भारत के लोगों को फ़ायदा हुआ। और इससे भारत के लोगों को फ़ायदा कैसे हुआ, क्योंकि भारत का ही सामान बिकेगा, इससे दुकानदारों को भी फ़ायदा हुआ, और ये पैसा भारत में ही रहेगा, भारत का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, स्वदेशी जो आंदोलन है ना, स्वदेशी आंदोलन, इससे एक और क्या फ़ायदा हुआ पता है, कि भारत को एकजुट करने में, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से भारत के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। इस आंदोलन ने लोगों को अपने देश के प्रति गर्व की भावना से भर दिया। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है ना, इसकी वजह से भारत के लोगों के अंदर गर्व की भावना उत्पन्न होने लगा। पांचवा पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वदेशी आंदोलन ने भारत लोगों को जागरूक करने में, ठीक है, और यही आंदोलन की वजह से सारे लोगों ने जागे और भारतीयों को क्या हुआ, जीत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, कि स्वदेशी आंदोलन ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब समाज में परिवर्तन लाने में भी स्वदेशी आंदोलन बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाए। इसके बाद बहुत सारे मतलब हमारे समाज में बदलाव देखने को मिला। जैसे इस आंदोलन ने महिलाओं और दलितों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो महिलाओं को उस टाइम पूर्ण अधिकार नहीं था, पुरुषों का पीछा, जितना पुरुष को अधिकार था उतना महिलाओं को उस टाइम अधिकार नहीं मिलता था। साथ में दलितों को एक हीन भावना से देखा जाता था। तो इन लोगों के पास ये मौका था कि वो अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते थे, लड़ सकते थे और आगे आ सकते थे सामने। ठीक है, अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, कि प्रभाव क्या पड़ा। जब ये स्वदेशी आंदोलन हो गया, भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा दिया, ठीक है, आंदोलन हो गया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारत में ही उद्योग क्या हुआ, बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि बाहर की वस्तु हम लोग नहीं खरीदेंगे, तो भारत के में जितने सारे कंपनी है, अब वही सब चीज़ों का क्या हुआ, बढ़ावा होने लगा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, अब हमारा भारत क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। जितना भी पैसा आएगा हमारे ही देश में आएगा। अपने देश पर गर्व महसूस होने लगा सभी को, है ना। ब्रिटिश सामान को ना कहना कि हम ब्रिटिश के सामान को नहीं खरीदेंगे। मजबूत राष्ट्रीय समूह बनाना, अब थोड़ा सा लगने लगा कि हमारा देश अब क्या होगा, मजबूत राष्ट्रीय। और कहीं ना कहीं जब भारतवासियों को जीत हुआ, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाएं और इन लोगों को जीत हुआ, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा कि हमारा देश क्या बिल्कुल एक मजबूत की ओर जा रहा है।
नेक्स्ट है हमारा कि अपनी संस्कृति को वापस लाना। ये लोग अपनी जो संस्कृति जो खो चुका था अपना संस्कृति, उसको ये लोग वापस लाना चाहते थे। अंग्रेजों के लिए मुसीबत, अब ये जो चीज़ है ना स्वदेशी आंदोलन, ये अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गया। ठीक है, देखिए भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा लक्ष्य क्या था कि भारतीय उद्योगों को बढ़ने में मदद करना। स्वदेशी आंदोलन से क्या हुआ कि भारत के उद्योग बढ़ने लगे और दूसरे देश के उद्योग घटने लगे। लोग भारत में बनी चीज़ों खरीदना चाहते थे, अब बाहर की वस्तु खरीदना नहीं चाहते थे। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। स्वदेशी आंदोलन यह भी चाहता था कि भारत को पैसे के लिए ब्रिटेन पर कम निर्भर रहना पड़े, यानी कि जब भी भारत को पैसों से ज़रूरत पड़ता था तो हम ब्रिटेन वगैरह से क्यों मदद लेंगे, हम अपने ही देशों से क्या लेंगे, मदद लेंगे। हमें ब्रिटेन पर किसी भी तरीक़े से निर्भर ना रहना पड़े। वे भारत के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय चीज़ों को बनाना और उनका उपयोग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो, अच्छी हो, इसके लिए वो भारत में ही चीज़ों को बनाना चाहते थे और उनका प्रयोग करना चाहते थे। अपने देश पर गर्व महसूस करना। इस आंदोलन ने अलग अलग जगहों से लोगों को एक साथ लाया, यानी कि अलग अलग जगह से लोग इस आंदोलन के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। भले ही वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, यानी अलग अलग जो लोग आए थे ना आंदोलन में, वो अलग अलग भाषा भी बोलते थे, सोचिए, या अलग अलग धर्म के भी लोग थे, फिर भी हर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि वो एक बड़े भारतीय परिवार का हिस्सा है। फिर उन लोगों का अलग अलग महसूस नहीं हुआ। ये एक बहुत ही अच्छे पॉइंट है कि अलग अलग भाषा थी उन लोगों का, तो अलग अलग हो सकते थे ना, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, फिर भी उन लोगों का ऐसा महसूस नहीं हुआ। उन लोगों को बस एक ही महसूस हुआ कि हमारा एक परिवार, हम भारत के ही एक नागरिक हैं। ब्रिटिश सामान को ना कहना कि हम ब्रिटिश के सामान को बिल्कुल ना खरीदेंगे। तो लोगों ने ब्रिटेन में बनी चीज़ों खरीदना बंद कर दिया कि जो भी ब्रिटेन से चीज़ें यहाँ पे आ रहा है उसको बंद किया जाए, कोई भी भारतवासियों नहीं खरीदेंगे इसको। इसका बड़ा असर हुआ क्योंकि भारत में ब्रिटिश चीज़ों पहले जितनी लोकप्रिय नहीं रही थी। अब देखिए, अब इसका बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा ब्रिटेन पर। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की वस्तु जितना भारत में बिकता था ना, अब उतना नहीं बिक रहा है। लोग अब उसको खरीदने में दिलचस्प नहीं ले रहे हैं, उतना लोकप्रिय अब नहीं रहा है। मजबूत राष्ट्रीय समूह बनाना। अब भारत के जो लोग हैं ना, वो एक मजबूत राष्ट्रीय समूह बना रहे हैं। ठीक है, इस आंदोलन ने उन समूहों को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद की जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जो भारत के लोग एक साथ मिल करके आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों का समूह और मजबूत हो गया। इससे ज़्यादा लोग राजनीति में शामिल हुए और बहुत सारे लोग जो ना चाहते थे वो भी शामिल हुए। आज़ाद के बारे में विचार समझा करने लगे। ठीक है, और आज़ाद कैसे होगा इसके बारे में लोग आपस में चर्चा करने लगे, साझा करने लगे विचारों का, अपने अपने विचार देने लगे। छठा पॉइंट, अपनी संस्कृति को वापस लाना। स्वदेशी आंदोलन का ध्यान सिर्फ पैसों और राजनीतिक पर नहीं था कि हम मतलब कि अगर उन जो ब्रिटेन से वस्तु आ रहा है उसको वहीं पर भेज देंगे तो हमारे देश में पैसों का फायदा होगा और उसका नुकसान होगा, सिर्फ यहीं तक नहीं था। इसने लोगों की हमारे समृद्ध भारतीय संस्कृति के बारे में सोचने पर मजबूर किया, यानी कि इन लोगों ने अपने संस्कृति के बारे में भी सोचा कि हम क्यों दूसरे की चीज़ों को अपनाएंगे, हम अपने ही देशों को बिल्कुल शुद्ध चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को भी वापस लाना चाहते थे। हम दूसरा देश की चीज़ों को अपनाएंगे तो हमारा संस्कृति नहीं आएगा वापस, लेकिन अपने ही देशों में जो चीज़ बन रहा है, जो चीज़ बन रहा है उसी को खाएंगे, जो चीज़ कपड़ा है पहनने वाला वही पहनेंगे, अपने ही देश की सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति बचा रहेगा। सातवां, अंग्रेजी के लिए मुसीबत। अब अंग्रेजी के लिए क्या हो गया, मुसीबत हो गया। जो अंग्रेज लोग आए थे उन लोगों के लिए मुसीबत हो गया कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे चक्का नहीं चलने के लिए दिया जा रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासकों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज लोग थे ना, तो अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे रोकने के लिए कई कदम भी उठाए। अब अंग्रेजों को ये पसंद भी कैसे आएगा, क्योंकि ब्रिटेन से तो सामान भारत आ ही नहीं रहा था, और अगर आ भी रहा था तो कोई खरीद नहीं रहे थे, और भले ये चीज़ अंग्रेजों को कैसे पसंद आ सकता था, है ना। इसके लिए अंग्रेजों ने कई कदम भी उठाए लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। इससे कई लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और भी बढ़ गया। अब जब अंग्रेज लोग हर कदम उठाते थे ना, तो इससे भारत के लोगों को और गुस्सा आने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ और विरोध करने लगे। मतलब भारत के लोग पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 42 तक हुआ था कि विकास का मूल्यांकन करें या दे देगा आतंकवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखें। जी हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन की जैसा आज भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें या तो फिर आतंकवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखें। चाहे क्रांतिकारी आंदोलन दे दे या आतंकवादी आंदोलन दे दे, ठीक है, दोनों हमारा क्या सेम ही है।
देखिए इसके विकास कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन आया कैसे। देखिए सबसे पहला आया उदारवादी जिसको नरम दल बोलते हैं, उसके बाद उग्रवादी जिसको गरम दल बोलते हैं, गांधीवादी जिसको जो गांधी जी से प्रेरित थे। ठीक है, ये 1885 से 1905 तक चला, 1905 से 1919 तक चला, ये 1919 से 1947 तक चला। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना उदारवादी नरम दल वाले लोग, ये जो दल वाले लोग हैं इसका जो शासन काल है वो 1885 से 1905 तक चला। अब सभी को पता है कि हमारा देश में अंग्रेज लोग गुलाम बनाए थे, जो ब्रिटिश लोग आए थे और हमारे देश पे अपना हुक्म चला रहे थे। ठीक है, तो भारत के लोग आराम से उन लोगों से इज्जत भाव से शांतिपूर्ण तरीका से आज़ादी की लड़ाई लड़े। ठीक है, और बोलते रहे कि हमें छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ चले जाओ, मतलब शांतिपूर्ण तरीका से लड़ाई लड़ा गया। उसी को बोला गया उग्रवादी, जिसको नरम दल, नरम से पता चल रहा है बिल्कुल शांत स्वभाव से लड़ाई लड़ना। ठीक है, और ये 1885 से 1905 तक शांत स्वभाव से लड़ाई लड़ा गया था ब्रिटिशों के प्रति। ठीक है, कि तुम लोग ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग नहीं जाने लगे, ठीक है, उसके बाद जो अपनाया गया उसका नाम है उग्रवादी, नाम से पता चल रहा है गरम दल। अब इन लोग हिंसक लड़ाई लड़ेंगे, हथियार से लड़ेंगे, इसमें जान माल का खतरा होगा। ठीक है, इसके पहले जान माल की खतरा का बात नहीं चल रहा था, उसमें शांतिपूर्ण लड़ाई, लेकिन इसमें अब जान माल की खतरा चलेगा, इसको बोला गया गरम दल। और ये 1905 से 1919 तक चला। और यही हमारा जो उग्रवादी जिसको गरम दल बोला गया, जो 1905 से 1919 तक चला, यही हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य योगदान इसी का रहा है। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन चला जो 1919 से 1947 तक। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि क्रांतिकारी का विकास कैसे हुआ। क्रांतिकारी जो हमारा आंदोलन है इसका विकास हुआ है सबसे ज़्यादा उग्रवादी गरम दल वालों में। ठीक है, अब देखेंगे क्रांतिकारी का विकास कैसे होता है। सबसे पहले महाराष्ट्र से होता है, और इसका दूसरा विकास का रीजन है बंगाल का विभाजन, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ये भी इसका विकास में कारण बन गया। उसका युवा में राष्ट्रवाद की भावना जगा, गुप्त समिति, भारत के लोग गुप्त समितियाँ बनाने लगे, नुके छुपके। ठीक है, और अंग्रेजों पर धावा बोलने लगे, मतलब अलग से कहीं चुपके चोरी क्या करते थे, समिति बनाते थे भारत के लोग, और डायरेक्टली जाकर के अंग्रेजों पर क्या करते थे, हमला करते थे। बाल गंगाधर जी, ये इन्होंने भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई इस आंदोलन में। नेक्स्ट विदेशी घटना, विदेश की भी बहुत सारा ऐसा घटना है बाहरी देशों का जो भारत पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है दमनकारी नीति, अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश से थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे दमनकारी नीति अपना रहे थे। जो ब्रिटिशों थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे दमनकारी का नीति अपना रहे थे। नेक्स्ट विदेश में अभद्र व्यवहार, भारतीयों के साथ विदेश में अभद्र व्यवहार किया जाता था, यानी काले का सिंबल दिया जाता था कि तुम लोग काले हो, अलग रहो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन या तो फिर आतंकवादी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले परिचय जानेंगे दोस्तों। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ ना, इसी टाइम जो रफ्तार पकड़ा सो एकदम स्वतंत्रता संग्राम, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये चलता रहा, जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, यानी भारत को ब्रिटिश, जो भारत में ब्रिटिश लोग आए थे उसको वहीं पर वापस भेज देना, है ना, भारत को ब्रिटिश शासक से क्या कर देना, मुक्त करा देना, ब्रिटिशों को वहीं पर भेज देना, अपना ही देश भेज देना जो हमारे ऊपर वो शासन कर रहे थे। इस आंदोलन के पीछे का मुख्य विचार यह था कि ब्रिटिश शासन को केवल हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। जब इन लोगों ने देखा नरम दल होकर के कि शांति से हम उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को हिंसक साधनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यानी गरम दल। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय अचानक नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस क्रांतिकारी आंदोलन का उदय अचानक हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ के रखे थे। कब से, 1857 से ही, ये विद्रोह के बाद से ही लगातार ये बढ़ता रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया जाता था। 1857 से ही ये विद्रोह चल रहा था, लेकिन वो उधर नरम दल था क्योंकि अंग्रेज दबा दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा इसको दबा दिया जाता था। देखिए उग्रवादी नेताओं ने, उग्रवादी वो कौन थे, जो बिल्कुल नरम दल से चल रहे थे। ठीक है, उग्रवादी नेताओं द्वारा अपनाए गए शांतिपूर्ण तरीके, उग्रवादी वाले क्या नरम दल अपनाते थे, यानी शांतिपूर्ण तरीका से अपनाते थे, ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों मनवाने में प्रभावी नहीं रहे। यानी जो उग्रवादी नेता थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों तो नहीं सुना गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए अनेक राजनीतिक रूप से जागरूक लोग निराश और हताश हो गए। अब लोग क्या हो गया, निराश हो गए और हताश हो गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब आता है अंतिम
रूप। 19वीं सदी के अंत में लोगों में यह भावना प्रबल हो गई कि अंग्रेजों को लोकप्रिय मांगों स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु अधिक क्रांतिकारी राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि उन लोगों को अब ऐसा एहसास हो गया कि भाई हमारे बात वैसे मानने वाले नहीं हैं, अब इसके लिए हम लोगों को क्रांतिकारी राजनीति की कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि एक हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हो जाता है क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट। अब इसका विकास कैसे होता है देखिए, इसका विकास का निम्नलिखित कारण है। ये पहला महाराष्ट्र से शुरू होता है। बंगाल विभाजन, युवा में राष्ट्रवाद, गुप्त समिति का स्थापना, शांतिपूर्ण रास्ता ना छोड़ना। ठीक है, शांतिपूर्ण रास्ता वो नहीं छोड़ रहे हैं गांधी जी, सॉरी ये अंग्रेज जो लोग आए थे, ब्रिटिश लोग, वो शांतिपूर्ण तरीका को बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जो जी थे, इन्होंने भी क्या दिया, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है विदेशों घटनाओं का प्रभाव, जो विदेशों का घटना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थे, भारतीयों के साथ विदेश में अभद्र व्यवहार जो किया जाता था। एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र से शुरुआत, यह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से हुआ। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश के हर एक हिस्से में फैलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन का मुख्य जो प्रभाव पड़ा है वो क्रांतिकारी आंदोलन पर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि उसी समय से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते गया और एक क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इस विभाजन के कारण भारतीयों को असंतोष की भावना की सामना करना पड़ा था। भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ था क्योंकि बंगाल का विभाजन दो भागों में बांट दिया गया था, हिंदू और मुस्लिम में, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था उस टाइम कि बाहर की वस्तु को एक भी नहीं खरीदेंगे। अब हम लोग के अंदर गुस्सा आ गया, हम लोग अपने ही देशों की वस्तु को खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि बाहर के जो ब्रिटिश के लोग आए थे ना, वो यहाँ से चले जाएंगे। यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का भी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ते हुए चला जा रहा था। नेक्स्ट है युवाओं में राष्ट्रवाद। अब युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भी तो उत्पन्न हो रही थी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि इन लोग आराम से सोए हुए थे। देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर कर रहे शोषण था। यानी युवा में राष्ट्रवाद की भावना क्यों जगा? क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ब्रिटिशों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा यहाँ पे शोषण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा गुप्त समितियां की स्थापना। भारत के लोग गुप्त समिति बनाते थे, चुपके चोरी समिति है ना, तो भारत के युवाओं ने गुप्त समितियां बनाई और अंग्रेजों के सभी अधिकारियों की हत्या करने का योजना बना लिया चुपके चोरी से। ठीक है, ताकि अंग्रेज लोग हमसे डर कर चले जाए यहाँ से। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण रास्ता ना छोड़ना। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कोई भी शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़ा, मजबूरन क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत करना पड़ा भारत के लोगों के पास, है ना, क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़े अंग्रेज लोग, तो इन्होंने क्या किया, भारत के लोग क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इस आंदोलन का शुरुआत मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भारतीयों को लोगों को संगठित किया और इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया लोगों को। नेक्स्ट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में विदेशी घटनाओं का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा, यानी अलग अलग देशों का भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अलग अलग देशों का नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जो घटनाएं हो रही थी ना, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में बढ़ रहा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। देखिए, यहाँ पे क्या है, जुझारू और क्रांतिकारी राजनीति के उदय में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति ने भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर क्या कर रहे थे, दमनकारी नीति अपना रहे थे, जिसमें सिर्फ भारत को एक भी फायदा नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार को ही फायदा होता था। उल्टा यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। ये जो सरकार की दमनकारी नीति थी ना, इसके वजह से भी लोग परेशान होकर के क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों के साथ विदेशों में अभद्र व्यवहार। यानी भारत के लोगों के साथ विदेश में भी, यानी दूसरे देश में भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, काले गोरे को लेकर के, है ना। विदेशों में भी भारतीयों के साथ अभद्र एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना। अंग्रेजों भारतीयों को काला आदमी समझते थे। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को कैसा आदमी समझते थे, काला आदमी समझते थे, एवं उससे क्या करते थे, घृणा की दृष्टि से देखने का काम करते थे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन तो हुआ लेकिन ये असफल हो गया, मतलब इसमें लोगों को सफलता नहीं मिला। हाँ, इससे ये हुआ कि अंग्रेजों का नींव हिला, अंग्रेजों के अंदर डर की भावना पैदा हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? देखिए, क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। केंद्रीय संगठन मतलब जहाँ पे ये लोग बात विचार कर सकते थे, क्या करना है नहीं करना है, मतलब इन लोग इकट्ठा होने का कोई ये नहीं था।
जिसके कारण विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी नेताओं में परस्पर सहयोग और समन्वय नहीं था। जैसे हम लोग होता है ना कि ये 5 गांव से हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, एक हम लोग का केंद्र संगठन होगा, लेकिन वहाँ पे कोई केंद्र संगठन नहीं था। जैसे जिस प्रकार से लोगों के बीच एकता की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती थी, क्रांतिकारी आंदोलन लोकप्रिय नहीं बन सका, यानी ये सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, सभी लोग इसमें भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि यह केवल मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित रहा। जो अशिक्षित थे, जो अनपढ़ थे, वो इसमें नहीं शामिल हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता, यानी जो ये असफल हो गया, इसका मुख्य कारण है कि अंग्रेजी सरकार की दमन नीति, वो हमेशा दबा देते थे, है ना। इन लोगों के ऊपर हमेशा क्या करते थे? अत्याचार करते थे। सरकार तरह तरह के कानून बनाकर क्रांतिकारी आंदोलन को निष्क्रिय करने में सफल रहे। मतलब इसको निष्क्रिय से मतलब यह हो गया आपका कि इसको दबा दिया जाता था। ठीक है, सरकार तरह तरह के कानून बना करके जो भारतवासियों के द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया था, वो क्या कर दिया गया था? निष्क्रिय कर दिया गया था, इसको दबा दिया गया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों में साहस और उत्साह की कमी नहीं थी। देखिए, भारत के लोगों में उत्साह और साहस की कमी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो चोरी छिपे हथियार इकट्ठा किए वे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए अपर्याप्त थे। मतलब इन लोगों के अंदर साहस बहुत ज़्यादा था, फिर भी जो भी चीज़ों का उपयोग किया ना इन्होंने, जो भी हथियार का प्रयोग किया ना, वो अंग्रेजों के सामने फीका पड़ जा रहा था। नेक्स्ट है निष्कर्ष, अभी वे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। मतलब ये क्या रहे? क्रांतिकारी आंदोलन करने में क्या रहे? असफल रहे। फिर भी वे लोगों को जागृत करने, उनके मन से सत्ता का भय निकालने तथा शासकों के दिलों में आतंक पैदा करने में सफल रहे। फिर भी ये भारतीयों को अंदर जो कहीं ना कहीं डर की भावना पैदा की है भारत के लोग, भले ये असफल हो गए, लेकिन भारत के अंदर जो आए हुए थे ब्रिटिश लोग, उनको भी क्या हुआ? अंदर कहीं ना कहीं डर लगने लगा। तो कुछ तो फायदा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है, भले हार हो लेकिन उसमें लोग संघर्ष करने के लिए सीखते हैं, है ना। तो ऐसा ही भारत के लोगों के साथ भी हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता। क्वेश्चन नंबर जो 7वां दोस्तों, लखनऊ समझौता और एक सूरत अधिवेशन, ठीक है, ये दोनों को मैंने आंसर नहीं करवाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट है, गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें, या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता हूं, होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ठीक है जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन की जैसा हम आपको इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको फुल्ली समझाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, इसके माध्यम से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें, या तो आ जाए होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। चांसेस यही है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में गृह शासन कम ही देखने को मिलेगा, आपको होम रूल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जितना पेपर हुआ उसमें सब होम रूल करके आया। हालांकि दोनों एक ही है, एक भी डिफरेंट नहीं है। गृह शासन को ही इंग्लिश में बोलते हैं होम रूल। गृह शासन मतलब घर का शासन, अपना शासन। होम रूल मतलब क्या? होम माने हमारा घर का रूल। अब अंग्रेजों का रूल नहीं चलेगा, अब हम अपना देश का अपना हम लोग रूल चलाएंगे, तुम लोग भागो यहाँ से, ये था इसका अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आते हैं होम रूल आंदोलन या गृह शासन आंदोलन क्या है। ये दो प्रकार से आंदोलन हुआ। ठीक है, एक पहला जो करने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है, जो अप्रैल 1916 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और इसका क्या मेन उद्देश्य था? आखिर ये जो होम रूल आंदोलन चलाए थे, इसका मेन उद्देश्य था कि स्वराज जन्मधारित है, कि जो स्वराज है ना, स्वराज मतलब जो हमारा देश है, ठीक है, वो हमारा स्वयं हमारा है, हम जन्म से ही यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो ये हमारा है, हमारा अधिकार है इस पर, इनका ये कहना था। और दूसरा जो थे वो एनी बेसेंट जी थे, ये भी होम रूल आंदोलन स्टार्ट किए थे सितंबर 1916 में। अप्रैल 1916, सितंबर 1916, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब दोनों साथ में ऐसा बोल सकते। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि स्वशासन की स्थापना, ये स्वराज का जन्म जो है वो अधिकार, इनका कहना था कि जो हमें जन्म से ही ये अधिकार है कि ये देश मेरा है, लेकिन इनका कहना था कि स्वशासन का स्थापना, कि यहाँ पे जो शासन होगा वो हम भारतीयों का होगा। ठीक है, और ये यही चाहते थे कि हम भारतीयों का ही शासन हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। तो ये बोलते थे कि हम जन्म लिए इसमें, तो ये मेरा अधिकार है, और ये कहते थे कि तुम लोग यहाँ से भागो, यहाँ पर शासन हम लोग चलाएंगे। ठीक है, अब होम रूल कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कारण होता है, इसका लक्ष्य है असफलता, ये सफल नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, हालांकि कुछ फायदा हुआ लेकिन सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। तो पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन के कारण, फिर होम रूल आंदोलन का लक्ष्य, और होम रूल आंदोलन है इसका असफलता का क्या कारण है, आखिर क्यों ये सफल नहीं हो पाया, क्या कमी रह गया था। अब देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर में आने की चांसेस है, 15 नंबर में आएगा तब भी लिख लोगे, 5 नंबर में आएगा तब भी लिख लेना है। ठीक है, गृह शासन आंदोलन या तो फिर होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, गृह शासन आंदोलन मुख्य रूप से
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से किया गया था। भारत में 2 गृह शासन आंदोलन की स्थापना किया गया था। पहला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो अप्रैल 1916 में किया गया था, और एनी बेसेंट ने जो सितंबर कब किए थे, 1916 में किए थे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बाल गंगाधर जी का ये कहना था कि हमारा जन्म से अधिकार है कि स्वराज मेरा है, जबकि एनी बेसेंट का ये कहना था कि अब आप लोग यहाँ से चले जाएं और इस देश पर शासन व्यवस्था अब हमारा चलेगा। हम लोग जन्म लिए हैं, हमारा देश है, हमारा यह राज्य है, तो हम लोग का भी शासन व्यवस्था हम ही लोग का चलेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आगे आते हैं। वे ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहते थे, है ना, और आयरलैंड जैसी स्वशासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आयरलैंड में भी इसी प्रकार का हुआ था। ठीक है, तो आयरलैंड की जैसा ही शासन व्यवस्था बनाना चाहते थे। वहाँ के लोग भी चलाए थे गृह शासन आंदोलन, और उसमें उन लोगों को सफलता मिला था। तो वहीं से देख करके भारत के लोग भी चलाए, और ये वैसा ही चाहते थे जैसे आयरलैंड के लोग आज़ाद हो गए। होम रूल आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यानी कि देखिए, ये जो होम रूल आंदोलन है वो हमारे देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना, कि ब्रिटिशों को यहाँ से भगा देना और उसके शासन जो हमारे ऊपर वो गुलामी बना के रखा है हम लोगों को, उससे मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, और स्वशासन प्राप्त करना, और वो अपना खुद का शासन प्राप्त करना, यानी हम लोग खुद यहाँ पे शासन चलाएंगे। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि 1916 में चल रहा था और उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध हमारा चल रहा था। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन 1916 से 1918 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फैल गया, यानी 1916 से 18 तक में फैला। ठीक है, आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन के क्या कारण थे। तो कोई भी आंदोलन के कारण बस यही था कि ब्रिटिश लोग हमारे भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जितने भी सारा आंदोलन करवाए ना, उसमें आप कॉमन भी बैठा सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा आंदोलन का कारण पढ़ चुके हैं और वो क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका कारण आप इसमें भी कुछ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होम रूल आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 1909 का अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार 1909 का अधिनियम लाए थे, इससे अंग्रेज ये जो भारत के लोग थे ना, वो असंतुष्ट की भावना फैलाई इनके अंदर, असंतोष हो गए, निराश हो गए, है ना। तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम जो 1909 में अधिनियम किया गया था, यानी अधिनियम लाया गया था, यह अधिनियम भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से कम था। यानी जितना उम्मीद किया गया था कि इस अधिनियम में जितना मुझे फायदा होगा उतना नहीं हुआ। ठीक है, और इन लोगों ने असंतोष की भावना उत्पन्न होगी इसके अंदर। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हुआ, गृह शासन आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन। 1907 में कांग्रेस पार्टी अलग अलग भागों में बट जाती है। इससे भी एक हमारा क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक कारण इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग भागों में इसको तोड़ दिया जाता है। तो चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। क्योंकि अगर 10 आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे, सो अगर हम अलग अलग हमको कोई कर दे, 5 इधर 5 इधर, तो हम लोग टूट जाएंगे। तो 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, इसके वजह से भी होम रूल आंदोलन को लाना पड़ा। बढ़ती हुई महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, होम रूल आंदोलन को तेजी गति देना पड़ा। नेक्स्ट है तिलक को आज़ाद करना। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को उस टाइम क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। लेकिन फिर उसको क्या कर दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से जो गृह शासन आंदोलन चल रहा था वो तेज रफ्तार ले लिया, और तेज रफ्तार ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य योगदान दिए थे इस आंदोलन में। अब देखते हो होम रूल आंदोलन का लक्ष्य, ये क्या चाहते थे भारत के लोग जो होम रूल आंदोलन चलाए, तो वो क्या चाहते थे, क्या इनको मतलब ये अंग्रेजों से चाहते थे। तो देखिए क्या चाहते थे। पहला चाहते थे कि देश के भीतर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना। ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर क्या हो, राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप हाइडिंग भी बना सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, कि हमारे भारत के लोग क्या चाहते थे, अंग्रेजों से गुलामी चाहते, अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे कि हम क्या हो जाए, अंग्रेज से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ब्रिटिश वाले हमारे यहाँ अपना स्वराज को छोड़ दें और वो लोग चले जाए। अंग्रेजों को सचेत करना चाहते थे कि आप लोग सचेत हो जाओ, हम लोग जग चुके हैं, है ना, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग अपना स्वराज यानी कि अपना राज लेकर के रहेंगे। राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना। राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यही तो काम करेगा ना आज़ादी में, लड़ाई लड़ने में। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है, यानी ये सभी लोगों को इसका लक्ष्य था कि हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना, आवाज़ उठाना है। जब तक हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तब तक वो लोग हमें अपना स्वराज जो हमारा राज है वो हमें नहीं देंगे, वो हमें अपने अंदर गुलाम बना करके रखेंगे। खुद का सरकार चाहते थे। गृह शासन आंदोलन मतलब क्या, कि हमारा शासन चलेगा, हम लोग खुद का सरकार बनाएंगे अब। ठीक है, अपना सरकार वो लोग चाहते थे, भारत के लोग। भारतीयों के ब्रिटिश के प्रति और अरुचिकार। देखिए, भारतीयों को ब्रिटिश के प्रति, ये वाला और नहीं लिखना है। ठीक है, अब भारत के लोगों को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या अरुचिकार हो गया। यानी कि इनका उद्देश्य था कि हम लोगों को ब्रिटिश सरकार के प्रति रुचि नहीं दिखाना है, अरुचिकार हो जाना, मतलब उससे नाराज रहना है।
उसको साथ नहीं देना है, उसके बातों को नहीं मानना है, उसके बातों को उल्लंघन करना हम लोगों को, बिल्कुल उसके बात को हम लोग नहीं मानेंगे। रुचि लेना उसकी बातों में, कांग्रेस को पुनर्जीवित करना, और जो कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, तो उसी को फिर से पुनर्जीवित करना, उसको एक साथ लाना, इनका मेन उद्देश्य था। अब इसको आप हेडिंग बना बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हेडिंग बनाइए और इसके नीचे एक्सप्लेन कीजिए। अब नीचे हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन की असफलता, कि ये सफल क्यों नहीं हो पाया, आखिर क्या कारण था। तो असफलता का क्या कारण था, तो इसका निम्नलिखित कारण था। पहला कि यह आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहा, मतलब सभी तक ये इसमें सब कोई भाग नहीं ले पाए, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझते थे, वही इस आंदोलन में भाग लिए, बाकी जो अनपढ़ थे वो इसमें भाग लेने से डरते थे, अब तो फिर भाग लिए ही नहीं। हर जगह से समर्थन नहीं मिला, हर क्षेत्र से समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन हर जगह से लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हो पाया। छात्रों को बैठक में भाग नहीं लेने देता था, ठीक है, यानी छात्रों को बैठक में भाग लेने के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों को जो बैठक होता था उसमें भाग नहीं मतलब उन लोगों को मिलता था भाग लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता था, जब भाग नहीं मिलेगा लेने के लिए तो वहाँ के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। आखिर भाग कोई बैठक में लेगा तो उसके बारे में समझेगा, तभी तो उस आंदोलन में शामिल होगा ना। तो छात्रों को बैठक में भाग लेने के लिए नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है तिलक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, और तिलक को कुछ जगह पर जाने से ब्रिटिश लोग क्या कर दिए थे, ब्रिटिश सरकार मना कर दिए थे कि आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, जहाँ पे हमारा गृह शासन एक बड़ा रूप ले सकता था, उस जगह पर ही इसको जाने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब कारण रहा है दोस्तों, जिसके वजह से होम रूल आंदोलन असफल हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रयास किया, जितना हो पाया मैंने किया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर जो एक नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको भी आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेंगे। ये जो 5-5 नंबर का है क्वेश्चन दोस्तों, मैंने नीचे लिखना चाह रहा था, बट मैंने नहीं नीचे लिखा, क्योंकि ये 9 क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाओगे ना, तो इसी 9 के अंदर से आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आज का पेपर हुआ था हिस्ट्री का मेजर पेपर 7 का, वो हम एनालिसिस करने वाले हैं, आंसर बताएंगे। और जो 15 नंबर वाले हैं, क्या स्टूडेंट गलती तो कहीं नहीं की है ना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा करके हल्का सा दिया था, बाकी आंसर वही लिखना था, ठीक है। तो चलो एनालिसिस करते हैं। पहला ये में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए बी नंबर में है कि किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिस्मिल। किन्होंने लिखा दोस्तों, बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में आता है कि 3 क्रांतिकारियों का नाम बताना जिन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी दी गया था, ठीक है, जिसे फांसी दी गई थी। तो सी का जो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह था, सुखदेव जी थे, शिवराज जी थे, सभी को फांसी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी नंबर, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था, तो स्वराज आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वराज आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज जो 1909 में हुआ था, पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। कौन है इसका लेखक, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर को देखेंगे, ठीक है। किन्हीं दो पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सूरत कांग्रेस 1907, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर लखनऊ समझौता 1916 और बम की पूजा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना था, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डाला, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर वाला हो गया, 5 नंबर वाला हो गया। अब हम देखते हैं कि 15-15 नंबर वाला आपका कितना मैच किया। तो ये क्वेश्चन तो बताया गया था इंपॉर्टेंट में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका। प्रेस की भूमिका आप लोग पढ़े होंगे, अकबर कैसे अकबर जो है इसकी भूमिका आंदोलन को आगे गति की ओर बढ़ाया। तो लोगों को क्या करते थे, जोड़ने का काम करते थे, क्योंकि पेपर में छपता था, ठीक है, प्रेस के माध्यम से कि सरकार हमारे ऊपर ये कानून ला रही है, वो ला रही है। तो इसके माध्यम से लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो ये लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि गर्मपंथियों के तरीके, कार्यक्रम और उपलब्धियों का वर्णन करें। ये गर्मपंथी वाले कौन थे, यानी जो ये गर्मपंथी वाले थे वो कौन थे, उग्रवादी। जो हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन लिखे बताए थे ना, उसी से रिलेटेड ये है, उग्रवादी वाले, ठीक है। और जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ तो उनमें यही लोग शामिल थे। नेक्स्ट है क्या जो बंगाल के विभाजन के लॉर्ड कर्जन के उत्तरदायी था। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ तो कौन करवाए थे, लॉर्ड कर्जन ने ही करवाए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। और ये उसी के बारे में लिखना था जो बंगाल विभाजन के बारे में आपको क्वेश्चन बताया गया था।
उग्रपंथियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कर रहा है। उग्रपंथियों की जो उपलब्धियां इसका, उग्रपंथी में से कौन आता है? जो आतंकवादी आंदोलन था ना, वही सब चीज़ आपको इसमें लिखना था। क्यों? क्योंकि उग्रपंथी वाले थे ना, गरम दल, तो उस गरम दल के वाले ही उसी समय जिस टाइम आया था ये उग्रपंथी दल, यानी कि गरमपंथी वाले दल, उसी समय हमारा क्या हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। और उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? यही लोग थे। पहले उग्रवादी आया जो कि वो शांत दल वाले थे, लेकिन जब उन लोगों से नहीं माना गया तो फिर आए उग्रवादी वाले, और उग्रवादी वाले क्रांति आंदोलन कर दिया जिसका नाम था क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखना था। फिर है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 10 के कारण और स्वरूप का वर्णन करें। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में मैंने तो सारा कुछ बता दिया था, इंपॉर्टेंट में उसी के अंदर से सारा आया है, लेकिन आंसर भी मैंने करवाया था, ठीक है, उसमें से भी आपका यहाँ पे मैच किया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।